जो लास्ट वाली हेडलाइंस थी ये बहुत काम के हेडलाइंस है और इसमें न केवल खरा सौदा को चुना गया की कैटेगरी के अंदर, बल्कि मेरे सहयोगी अजय शर्मा को भी बेस्ट एंकर के तौर पर चुना गया है। और साथ ही अजय, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और मैं निकुल सर को भी बधाई देना चाहूँगा क्योंकि उनको भी बेस्ट प्रोग्रामिंग के तौर पर उनको भी चुना गया है। और ये सब लोगों की लगन ही है, मेहनत ही है जो इस समय रंग लेके आ रही है और अवार्ड्स की कैटेगरी में न केवल हम अवार्ड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं बल्कि जीत के भी ला रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए डिम्पी, प्रियंका, गुड मॉर्निंग आप सबको। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे कॉन्ग्रेचुलेशंस का। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है ना रिफ्लेक्शन है, एक तरह का ये एक प्रतिबिंब है कि बाज़ार, व्यूअर्स ईटी नाउ को, ईटी नाउ स्वदेश को पसंद करते हैं। देखिए हम तो एक कॉन्डुइट हैं, हम तो एक जरिया है, अपने व्यूअर्स से बाज़ार की बारीकियों में बातचीत करते हैं, हम सारे डेटा पॉइंट्स उनको मदद करते हैं समझने का, बहुत ढेर सारे स्टॉक और ट्रेंड्स लेके आते हैं। आज मैं बैठा हूँ, कल कोई और बैठेगा यहाँ पे, लेकिन ईटी नाउ को और ईटी नाउ स्वदेश को प्यार आपका बढ़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो हम लोग को अवार्ड मिले ये एक्चुअली ईटी नाउ स्वदेश को और ईटी नाउ को अवार्ड मिले, हम लोग तो सिर्फ एक जरिया है इसका। यही कहते हुए बस ये कहें प्यार बना रहे हमारा, और दोस्ती जो ईटी नाउ स्वदेश के साथ व्यूअर्स की हो चुकी है वो जो है उनके फायदे में भी रहे, ढेर सारा पैसा कमाए वो, और साथ में सीखते भी रहे बाजार की बारीकियां, बस यही चाहते हैं। बिल्कुल अजय, और इनफैक्ट खरा सौदा के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इसीलिए पिक किए जाते हैं कि व्यूअर्स ना सिर्फ एक ट्रेडिंग का नजरिया बनाएं बल्कि खुद भी जागरूक हों और साथ ही इन्वेस्टमेंट के उन आइडियाज़ और स्किल्स को भी सीख पाएं। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना पसंदीदा इस शो को बनाया, हमारे एंकर्स को पसंदीदा बनाया और ये प्यार दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी कोशिश में कि लगातार आपके लिए हर दिन बेहतरीन से बेहतरीन शो प्रेजेंट कर पाएं, एलिमेंट्स लेकर आ पाएं। आज की कड़ी को भी शुरुआत करते हैं। पहले समझ लेते हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप कैसा रहा है। इनफैक्ट पिछला हफ्ता बेहद शानदार रहा अजय। मॉर्निंग इंडियन मार्केट्स के लिए तो ये 20,000 से 21,000 का सफ़र कितने कम दिन में हमने तय कर लिया, और जिस तरह के इंडिया मार्केट्स में रिटर्न मिले। एक बार पहले ग्लोबल मार्केट्स को टच बेस करते हैं। वहाँ देखिए बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स, लेकिन एक जो यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जनवरी 2020 के बाद जो एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया है उसकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए। साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटर में क्रूड हमारा थोड़ा सा ब्रॉड डील जरूर इंच बैक हुई, लेकिन ये जो आपने देखिए ऐसा है कि क्रूड जो है वो दबाव में बना हुआ है, और बहुत सीधी बात है, मैंने पहले भी कहा है, मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को बताने के लिए, क्रूड और गोल्ड ग्लोबल मार्केट के सबसे बड़े इनसाइडर्स होते हैं। करेक्ट। और सब कुछ करने के बाद अगर क्रूड ऑयल रैली नहीं कर रहा है, ओपेक ने सप्लाई को एडजस्ट किया, क्रूड में कोई खास रैली नहीं आई। इनफैक्ट यूएस मार्केट तो नेट एक्सपोर्टर बन गया है क्रूड का। तो ऐसे हाल में क्रूड में दबाव बना हुआ है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहता है, करेक्ट, क्रूड का दबाव ये कहता है कि चाइना और यूएस की इकोनॉमी के हाल बहुत मजबूत नहीं है। ट्रू। और इसीलिए आपको बॉन्ड यील्ड्स 4.2 पे आ गई हैं। तो ग्लोबल मार्केट का सेटअप में दो लाइन में अगर कहना चाहूं तो यूएस से सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.2 के आसपास बनी हुई है। थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड आया है, बट वो टेक्निकल रिबाउंड है। इस हफ्ते आपको यूएस सीपीआई पे नजर रखनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको रखनी पड़ेगी एफओएमसी की मीट पे नजर और कमेंट्री पे नजर। लेकिन बाजार जो है वो ये मान के चल रहा है कि मिड नेक्स्ट ईयर में रेट कट का मामला शुरू होगा, इसीलिए 52 वीक हाई पे आपको यूएस मार्केट्स मिल रहे हैं। राइट। और भारत के लिए इस समय यूएस मार्केट्स, यूएस बॉन्ड यील्ड और यूएस इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम एशियन मार्केट से बहुत ज्यादा क्यूज लेते नहीं है आजकल। करेक्ट। तो ये मामला है, लेकिन सेटअप ग्लोबल मार्केट्स का इंडियन मार्केट्स के लिए सपोर्टिव है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, चलिए ग्लोबल मार्केट से चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन बड़ा अहम हफ्ता तो है क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स सिर्फ मैक्रो लेवल पर नहीं, इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट लिए आपने अभी बात बोली, एफओएमसी की मीट है। इंडिया में भी देखिए फिर से सीपीआई के नंबर्स इस हफ्ते आने हैं। हमने ये जो फिर से जो इन्फ्लेशन को लेकर आगे किस तरह की ट्रेजेक्ट्री, उस दिन वैसे इन्फ्लेशन की जो एक ट्रेजेक्ट्री आगे वाले समय के लिए गवर्नर साहब ने कम कर दिया है। तो इस हफ्ते के लिए हम कौन कौन से बड़े अहम ट्रिगर्स पर नजर रख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो टेक्निकल्स की बात कर लें। इस हफ्ते हम ऑलमोस्ट 21,000 में बैठे हुए हैं, और देखिए फ्राइडे का एक्शन हम 20,860 तक गए, घट के रिबाउंड है, और ये सिर्फ फ्राइडे को ही नहीं हुआ है, पूरे हफ्ते, बीते हफ्ते में कई बार ऐसा हुआ है कि हम नीचे जाते हैं, अनवाइंडिंग शुरू होती है, और जो फेंस सिटर्स हैं जो बाजार में पूरी तरह पोजीशन नहीं ले पाए, वो फेंस सिटर्स आ जाते हैं और रिबाउंड आ जाता है। डेज हाई पे बंद हुआ फ्राइडे को
ऑलमोस्ट 21,000 और बैंक निफ्टी भी उस अपनी अंडर परफॉर्मेंस को रिवर्स कर रहा है और डेज हाई पे बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट कवरिंग जारी है। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन अब करीब 58% हो गई है। दो सीरीज पहले वो 13 का लो बना के करेक्ट, और बाइंग भी जारी है। तो एक तरफ शॉर्ट कवरिंग का एलिमेंट है, एक तरफ फ्रेश बाइंग का एलिमेंट है, और इस वजह से आपको पिछले हफ्ते जो आप बता रही थी ना, ये लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक निफ्टी ने दिखाया 3 साल में। तो ये पोजीशनिंग चेंज हो रही है बाजार की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाजार ने पुल बैक्स में अब करना क्या है, ये तो हमने आपको बताया कि पिछले हफ्ते क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, इस हफ्ते अब करना क्या है हमें। 20,800 के जोन में आपको बाजार मिले, आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाए। आज आपको शायद मिलेगा वैसा, क्योंकि सॉफ्टिश ओपनिंग होगी। उसके बाद पहले आधे घंटे में हम लोग थोड़ा सा रिबाउंड, थोड़ा सा पुल बैक दे सकते हैं। 100-150 पॉइंट का इंट्राडे में पुल बैक मिले। पुल बैक्स में खरीदारी का नजरिया बनाइए। बाजार में फ्लोज का बहुत मजबूत सपोर्ट है। जब फ्लोज आपके साइड है, ग्लोबल क्यूज आपके साइड है, तो क्यों नहीं आप पुल बैक पर खरीदेंगे। दूसरी बात, बैंक निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट का आपको रिवर्सल मिलता है टॉप से, इंट्राडे पुल बैक मिलता है, बिल्कुल खरीदने का कोशिश करिए। एचडीएफसी बैंक बैक विद बैंग हो गया है, उसकी भी अंडर परफॉर्मेंस रिवर्स हो रही है। पीएसयू बैंक्स में आपको मैंने बताया पिछले हफ्ते की काफी खरीदारी हो रही है। इस वजह से बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस रिवर्स हो रही है। दूसरी बात, यस इस हफ्ते इंडिया का भी सीपीआई आएगा, यूएस का सीपीआई आएगा, आपको नजर रखनी है। तो बॉन्ड यील्ड जो है दबाव में थी। आपने आरबीआई गवर्नर साहब से ऑलरेडी बहुत ही शानदार, बहुत सपोर्टिव कमेंट्री पिछले हफ्ते सुनी है, जिसकी वजह से उस कमेंट्री के बाद कोई करेक्शन नहीं आया बाजार में, बाजार डेज हाई पे बंद हुआ। तो आज थोड़े मैक्रो की, इस हफ्ते थोड़ा मैक्रो पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। अच्छे आईपीओ का भी काम हो रहा है, लेकिन मैं आपको 2 हिस्से बताना चाहूंगा बाजार के, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ सकता है। एक तो ये कि यूएस सीपीआई और एफओएमसी की कमेंट्री का असर आपको मेटल्स में मिल सकता है। जी हाँ, इस सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन मेटल स्टॉक्स पे नजर रखिए। सेलेक्ट मेटल स्टॉक्स में वेदांता जैसे, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे बहुत बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बनना शुरू हो गई हैं। अंडर ओन्ड है ये स्पेस, तो आपको हैंगिंग फ्रूट अभी मिल रहा है। तो चुनिंदा मेटल स्टॉक्स पे नजर रखिए। दूसरा, आप आईटी पे नजर रखिए। एक बहुत अमेजिंग टाइप का बाजार हो रहा है कि यहाँ पे आईटी और बैंकिंग दोनों साथ में चल रहे हैं। पहले ये हमारे डिम्पी का बेस्ट इंडिकेटर है, Correct. हमेशा बताते रहते हैं हमारे व्यूअर्स को कि अक्सर जो है ये तेल और पानी है, कभी मिक्स नहीं होते, लेकिन कभी कभी तेल और पानी मिक्स होता है। आईटी और बैंक भी साथ में चलते हैं, तो थोड़े आईटी स्टॉक्स पे नजर बना के रखिए और वहां अच्छा काम हो सकता है। और आखिरी बात, मिड कैप्स को नजरअंदाज मत करिए। कॉमन व्यू ये बन रहा था बाजार का, लार्ज कैप चलेंगे यहां से, मिड कैप धराशायी हो जाएंगे। थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है, बट सेलेक्ट मिड कैप्स में ध्यान बनाइए। और मैं बता देता हूं आपको, आप होमवर्क कर लीजिए। बाकी मिड कैप्स में कहां आपको, मिड कैप्स में डिफेंस स्टॉक्स पे, सेलेक्ट डिफेंस स्टॉक्स पे नजर रखनी है। मिड कैप, स्मॉल कैप, एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे डिफेंस स्टॉक्स, स्वान एनर्जी में कल पिछले हफ्ते बड़े ब्लॉक्स हुए, बड़े फंड्स ने ब्लॉक में पार्टिसिपेट किया। सेलेक्ट डिफेंस स्टॉक्स में मिड कैप, स्मॉल कैप, और बड़े में आईटी एंड मेटल स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है इस हफ्ते। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा अजय का एनालिसिस कि कहां आपको इस हफ्ते नजर रखनी है। अब एक बार एफएनओ का डेटा भी समझ लेते हैं, जहां पर फिर से गेट अनदर, और इस पूरे हफ्ते में भी आप देखें तो 5500 करोड़ से ज्यादा की बाइंग आपको देखने को मिली है। इनफैक्ट ज्यादा उससे, कल लगभग 3300 करोड़ के आसपास की आपको बाइंग दिखी है। शुक्रवार को लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बढ़ी है। तो डेटा पॉइंट अब क्या कह रहा है, कहां तक का ऊपर की तरफ अपसाइड खुलता हुआ दिख सकता है, एक बार डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, मॉर्निंग बताएं। देखिए, जैसे से इवेंट पास हो रहा है ना, बाजार अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इवेंट चुनाव का था, स्ट्रॉन्ग किया। इवेंट आरबीआई की बैठक का था और स्ट्रॉन्ग किया। तो मार्केट के अंदर एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि हम स्ट्रॉन्ग बुल रन के अंदर हैं। पहले सिर्फ ग्लोबल की हेल्प लेते थे, अब एफआईज की भी हेल्प मिलने लगी है। 57% लॉन्ग होने के बाद इसका मतलब ये है कि वो हमें से मेजॉरिटी में बैठे हैं पोजीशंस लेके। 20% तक टिपिकली चले जाते हैं वो, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो 20-22% की भी गुंजाइश अभी रह गई है, इसको भी वो धीरे धीरे करके पूरा करेंगे, या हो सकता है रुक भी जाएं, तब भी बाजार को टिकाने में काफ़ी हद तक रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो सेल एक दिन में नहीं करेंगे, रिवर्सल एक दिन में नहीं आएगा। तो इसलिए जो लोग वेट कर रहे हैं कि कोई डिप मिले, उनको अपने रिस्क रिवॉर्ड के आधार पर पूरा अधिकार है कि वो वेट ही करना चाहिए। लेकिन
जिनके पास है उनको सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। देखिए फ्राइडे को भी 21,000 ना केवल हमने देखा बल्कि हमने उसको टच भी किया और उसके आसपास क्लोज भी किया। अगर आज आप लेवल्स देख रहे हैं तो भले 16-17 पॉइंट्स की आपको गिरावट दिख रही है, मेरा मानना है आज पूरे दिन साइडवेज रहेगा मार्केट। आज आपको हल्का सा गैप अप, गैप डाउन या फिर सपाट भी खोलने के बाद बाजार के पास जो टोटल स्विंग है अकॉर्डिंग टू द विक्स वो 100 पॉइंट का निफ्टी पे रहेगा। बस आप 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर अगर आना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अगर आप नहीं आना चाहते तो रुक जाइए। तो नए वालों के लिए एंट्री ही करना भारी हो रहा है और पुराने वालों के लिए एग्जिट करना भारी हो रहा है। उनको समझ में कि हम एग्जिट कैसे करें, क्योंकि जैसे एग्जिट करने को जाते हैं फिर से 100 पॉइंट ऊपर खड़ा हो जाता है निफ्टी। तो दोनों को अपनी थोड़े ईगर को, थोड़े एंजाइटी को थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा रुको, थोड़ा देख के चलो और कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करोगे तो ज़्यादा अच्छे से ट्रेड को मैनेज कर पाओगे। रही बात निफ्टी के जो आप पोजीशंस इस समय देख पा रहे हैं, कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनी हैं। आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हमने पहले 700 का लगवाया था, अब हम 800 का कह रहे हैं कि आप सपोर्ट अपना 800 का कर दो। रेजिस्टेंस 21,050 है, आज इसको हिट करेगा, इसको पार करता है तो 150 पॉइंट का रास्ता और खोलेगा। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कुछ कुछ यही हो रहा है, थोड़ा बहुत ट्रेंड में ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी लॉन्ग पोजीशंस बनी है इसके अंदर भी। ओपन इंटरेस्ट करीब 5% के आसपास का है, प्राइजेस भी अच्छे हैं, पहली बार हम 47,000 के ऊपर क्लोज भी करके गए हैं। तो ये आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाओ, इसका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस में हमने दिया है 46,800 आप कर लो। जिसको वेरी इमीडिएट रखना है वो 47,000 भी रख सकता है, हालांकि वो रखना नहीं चाहिए, वो कट जाएगा क्योंकि विक्स अलाउ कि 300 पॉइंट का स्विंग आ गया। देखिए 1:3 में चलता है, अगर निफ्टी के पास 100 पॉइंट का स्विंग है तो बैंक निफ्टी के पास 300 पॉइंट का स्विंग है। अथॉरिटिकली मतलब एथिकली अगर फैक्चुअल देखा जाए तो कई बार ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ये रेशियो यही बता रहा है। रही बात विक्स की और पीसीआर्स की, तो बाज़ार कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है। किसी को ऐसा मन में आ रहा हो कि बाज़ार देखिए बहुत चल गया है, बहुत महंगा है, वो एक गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि पीसीआर ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि बाज़ार महंगे की डायरेक्शन में इसको बोला जाए। चलिए, तो ये तो बात हुई इंडेक्स की। अब डिम्पी 2 स्टॉक्स भी बताएं। देखिए सीमेंट कंपनीज का इस बार का रोल ओवर भी काफ़ी अच्छा आया था और सीमेंट के अंदर दम भी काफ़ी है। अल्ट्रा, ग्रासिम, इंडिया, ये सब अच्छे चल रहे हैं। उसमें से हमने इंडिया सीमेंट को चुना है। इंडिया सीमेंट का अगर आप बेस देखेंगे काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है, अपवर्ड राइजिंग बेस है, ब्रेकआउट हुआ है और लास्ट सेशन में इसमें ताज़ा खरीदारी हुई है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, सेक्टर का चर्निंग है। ये चार्ट अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि जो 2 बार के मेजर रेजिस्टेंस एरियाज थे फाइनली उसको पार किया, जो बिल्कुल आप लास्ट वाला गोला देख पा रहे हैं, और अब हम नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इंडिया सीमेंट करीब 20 रुपये यहाँ से और चलने की प्रोबेबिलिटी रखता है, 20 से मैं बोलूँगा 30 रुपये, 300 तक का आप समझ के चलिए। और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस, 200 दिनों का एवरेज सेक्टर वाला बेनिफिट है और रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारी तरफ से पहला शेयर तो इंडिया सीमेंट होगा। डाटा वगैरह भी अच्छा, हमने डेरिवेटिव्स का चेक किया हुआ है और लास्ट की क्लोजिंग भी इसकी ठीक ठाक है। दूसरा शेयर जो हमने चेक किया है वो है आरबीएल बैंक। इसके बारे में अजय कई बार आपको नोटिस भी करवा चुके हैं, मैं आपको नोटिस कराता हूँ। इसमें इसका चार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों आरबीएल बैंक की बात बोल रहा हूँ। देखिए इसने ना करीब करीब मैं बोलूँगा कि जनवरी 2020 के जब ये नीचे गया था 200 दिनों के एवरेज के, ये पहली बार ऊपर आया है करीब करीब जून 2023 में। तब से ना इसने अपने 200 दिनों के एवरेज को तोड़ा नहीं, ये चला भी नहीं तो तोड़ा नहीं है, लेकिन ना 1-2 दिन से इसके अंदर ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम बन रहा है। तो ये हमने वीकली बेसिस पर चार्ट लगाया, आप देख रहे होंगे जस्ट लाइन के ऊपर आके टिका हुआ है और एक अटेम्प्ट कर रहा है। ट्रस्ट में ये कम से कम 100 रुपये चलने वाला शेयर है, लेकिन आपको ना इसमें 2 हिस्सों में लेना है। पहला, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको स्टॉप लॉस रिस्क अपने हिसाब से चेक करके कम से कम 100 रुपये के लिए आइएगा, और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको भी कम से कम 20 से 25 रुपये देने की कैपेसिटी रखता है। तो आरबीएल थोड़ा पेशेंस टेस्ट करवाएगा दोनों लोगों का, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग नोट पे शेयर खड़ा हुआ है। कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खबर या कुछ भी इधर उधर की खबर आ गई पॉजिटिव तो ये किसी के हाथ भी नहीं लगेगा। तो इंडिया सीमेंट और आरबीएल बैंक, ये 2 हमारी तरफ से आज के शेयर हैं। ठीक है, आरबीएल बैंक। और आप में से जो थोड़ी होमवर्क और पढ़ाई लिखाई के शौकीन लोग हैं, क्योंकि बाजार में बड़ा पैसा अगर आपको कराना है तो आपको होमवर्क और थोड़ी पढ़ाई लिखाई की तरफ अपना रुझान बनाना पड़ेगा। तो अभी पिछले हफ्ते आरबीएल बैंक ने एक 40 पन्ने का प्रेजेंटेशन अपनी स्ट्रैटेजी 2026-28 एक्सचेंजेस पे आप सबको पढ़ने के लिए डाली है। आप ज़रूर हमारे जो एनालिसिस है उसके अलावा उसको जाके पढ़ें। जैसे ही आपको नज़र आएगा कि वो अपने आरओए को
डबल करना चाहते हैं अगले 3 साल में, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये स्टॉक एक नई स्फूर्ति के साथ पिछले 1 हफ्ते में चलना शुरू हो गया। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ ट्रेडिंग आइडियाज ले लेंगे और वो हम बातचीत अपने पैनलिस्ट के साथ शुरू करेंगे जो एक एक करके जुड़ना शुरू हो रहे हैं। लेकिन पहली मेहमान जो हमारे पैनल पे आज जुड़ रही हैं इस हफ्ते की शुरुआत करने के लिए, वो हैं सोनी पटनायक, उसके साथ आयुष मेहता भी जुड़ रहे हैं। लेकिन जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। सोनी, आपको भी बताइए आज सेटअप कैसा नजर आ रहा है? ग्लोबल मार्केट तो काफी सपोर्टिव है, फ्लोज भी ठीक ठाक है, किन लेवल्स पे बैंक निफ्टी में आपको फ्रेश पोजीशंस के लिए कंफर्ट आ रहा है? गुड मॉर्निंग अजय जी, डिम्पी जी, प्रियंका जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। आज का जो सेटअप लग रहा है, मोस्टली अभी हम एक नए वीक में आ गए हैं। निफ्टी में हम देखेंगे ओवरबॉट जोन कंटिन्यू तो कर रहा है, बट कोई भी ऐसा अभी तक इंडिकेशन आया नहीं कि यही लेवल से या फिर कहां से एक करेक्टिव मेजर दिखे। ये बेटर रहेगा कि अगर हमको करेक्टिव मेजर, एक करेक्टिव डिप दिख रहा है, वहां से री एंटर करने के लिए बेहतर रहेगा। मोस्ट लाइकली वो करेक्टिव डिप तभी कंफर्म होगा जब 20,800 एक बार ब्रेक करता है स्पॉट में। तो मेरे ख्याल से 20,800 के ब्रेक करने का एक बार इंतजार कीजिए, उसके नीचे करेक्टिव डिप आपको जरूर मिलेगा टुवर्ड्स 2700 2600। इसी बैंड में जब आपको डिप मिले तब आपको रीइनिशिएट करना चाहिए लॉन्ग्स। अभी के लिए 21,000 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल, एक रेजिस्टेंस बन गया है, वहां पे डेफिनेटली कॉल राइटर्स पोजीशन है। सो वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए कि 21,000 21,050 एक 50 पॉइंट का आप लीवरेज पकड़ लीजिए, आज इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता या नहीं। एट एनी पॉइंट यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली बन सकता है, और जितना भी आपको डिप मिले वो बेटर रहेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन लिए रखी है उनको मैं एडवाइस करूंगी 20,800 तक अपनी स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर दीजिए और प्रॉफिट भी एक बार पार्शियल बुक करके बैठ जाइए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो आप वहां पे थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे। जहां तक हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे बेटर है। वीकली बेसिस पे लॉन्ग्स भी बिल्ड हो रहे हैं बैंक निफ्टी में, एंड 46,500 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो बैंक निफ्टी इन एनी केस 47,500 तक जाने के चांसेस हाई है, देन कमिंग डाउन टू 46,500। सो यहाँ पे लग रहा है कि एक बार 47,500 टेस्ट करेगा, फिर वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है। बट इन एनी केस बैंक निफ्टी आप यहाँ पे एक पोजिशन ट्रेल कर सकते हैं, 46,800 के आसपास आप पोजिशन ट्रेल कर लीजिए। 47,500 जब आपको नजर आए तब वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी लेक्स के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग की एक ओपिनियन आप बना सकते हैं, ये सोनी का मानना है। ठीक है सोनी, आपके ट्रेड्स भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पर क्या क्या खबरें हैं जिनमें एक्शन रह सकता है, ये आशीषा से समझ लेता है। स्टॉक्स एंड न्यूज़ बताएं आशीषा। मॉर्निंग। जी हाँ, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज पर नज़र डालेंगे तो कंपनी की हैदराबाद फैसिलिटी को इंस्पेक्ट किया गया था यूएसएफडीए के द्वारा, और यूएसएफडीए ने अब फॉर्म 483 इश्यू किया है 3 ऑब्जर्वेशंस के साथ। इनफैक्ट एंटी की रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि ये साइट को वार्निंग लेटर भी मिल सकता है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट आती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते डॉक्टर रेड्डीज पर आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा टाटा मोटर्स पर भी नज़र डालते हैं। कंपनी ने प्राइस हाइक्स अनाउंस किया है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए 3% तक का प्राइस हाइक्स कंपनी लेगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। याद रखें रिसेंटली रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े थे और इसीलिए उनका मानना है कि प्राइस हाइक्स के चलते रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज ऑफसेट हो सकते हैं। कई सारे ऑटो कंपनीज ने ऑलरेडी प्राइस हाइक अनाउंस किए हैं और टाटा मोटर्स ने भी अब प्राइस हाइक अनाउंस किया है। इसके अलावा माजगांव डॉक पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। कंपनी को नया ऑर्डर मिला है, ओएनजीसी ने नया पाइपलाइन प्रोजेक्ट रिप्लेसमेंट के लिए यह ऑर्डर दिया है। 1145 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर विन के चलते माजगांव डॉक पर भी अपनी नज़र रखें। इसके अलावा इमेजिका एंटरटेनमेंट, जहां कंपनी ने एमओयू साइन किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ, और कंपनी ने कहा कि कंपनी अब एंटरटेनमेंट पार्क एस्टैब्लिश करेगी उत्तराखंड स्टेट में। तो एक्सपेंशन प्लान्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते इमेजिका एंटरटेनमेंट पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मेड प्लस की बात करते हैं, जहां कंपनी की एक सब्सिडरी को ड्रग्स एंड कंट्रोल अथॉरिटी से ड्रग लाइसेंस सस्पेंशन का लेटर मिला है। टेम्पररी सस्पेंशन है 7 दिन का, लेकिन शायद कुछ सेंटिमेंटल एक्शन इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी, यहाँ पर कैपेक्स प्लान्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किए हैं।
26,000 के एक्सपेंशन प्लान है और कंपनी ने क्लियरली बताया है कि एडिशनल डेट नहीं लेगी कंपनी और इंटरनल अक्रूवल्स के द्वारा ये कैपेक्स प्लान्स फंड किए जाएंगे। इसके अलावा स्पाइस जेट की भी बात कर लेंगे, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है आज और फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे, तो इस पर भी अपनी नज़र रखें। ठीक है, ओके, तो ये सारे स्टॉक्स इन न्यूज़ बताने के लिए शुक्रिया शीशा। इनमें पॉसिबल ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं और अभी कुछ देर में वमाक्षी भी हमारे साथ ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स लेकर जुड़ेंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ पैनल पर आयुष मेहता बने हुए हैं, उनसे समझते हैं आज वो ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं। आयुष बताएं, आपके आज के ट्रेड्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा आज से यहाँ पे 2 बाय कॉल्स ही होंगे। मेरा फर्स्ट बाय कॉल होगा कोटक बैंक पे। अगर हम कोटक बैंक की डेली चार्ट्स की बात करें तो इस पे एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न देखने मिला है। उसका जो लोअर बेस है उसका 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से कोटक बैंक ऊपर की तरफ निकलना शुरू किया है। प्लस इंट्राडे में क्लस्टर रेजिस्टेंस को स्टॉक ने लास्ट फ्राइडे के दिन किया था, तो मुझे लगता है आज के लिए कोटक बैंक काफी अच्छा हो सकता है। तो कोटक बैंक को आपको बाय करना चाहिए अपना टारगेट 1920। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 1800 का है। सेकंड है मेरा एक एडिशनल बाय कॉल भारत फोर्ज पे। भारत फोर्ज में 1180 के ऊपर बाय करना है। अभी 1177 की क्लोजिंग है, 3 रुपए 3.5 रुपए ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा तब आपको ये बाय करना है। भारत फोर्ज की बात करें तो इसके वीकली चार्ट में एक बहुत ही बड़ा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, उसका ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे स्टॉक चल रहा है। प्लस डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर है। तो भारत फोर्ज को आपको यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट 1250 विद स्टॉप लॉस ऑफ 1155। भारत फोर्ज हो गया और कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। सोनी, आपके ट्रेड कौन से हैं? मेरा पहला ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में एक मंथली ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 3 महीने से एक लेवल को पार करने की बहुत कोशिश कर रहा था, कर नहीं पा रहा था, वो है 1010। सो अभी डिसाइसिवली 1010 के ऊपर फ्राइडे क्लोजिंग पे आया है और मंथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। सो अजम्पशन की वो आज ही ब्रेकआउट देगा। आईसीआईसीआई बैंक आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छे लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस भी हुए हैं फ्राइडे को। सो आईसीआईसीआई बैंक विद 990 स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं 1040 टारगेट के लिए। जो दूसरा स्टॉक है वो भी एक ऑटो एंसिलरी स्पेस में से है, मदरसन सुनी। सो आप मदरसन बाय कर सकते हैं 92.8 स्टॉप लॉस के साथ 100 टारगेट्स के लिए। मदरसन और साथ ही लार्ज कैप बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 ट्रेड्स रहेंगे सोनी की तरफ से। अब प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, मॉर्निंग, बताएं आपके ट्रेड्स क्या हैं? जी प्रियंका, मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। सो 2 स्टॉक्स जो मेरे रडार में रहेंगे, एक मेरी राय है कि जो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है वो आउट परफॉर्म कर जाएगा शायद अगले कुछ दिनों में। तो मेरा फर्स्ट पिक एसबीआई होगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, आइडियल स्टॉप लॉस 600 होना चाहिए, बट मैं एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से 604 स्पॉट क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा टारगेट होगा 635 635। नेक्स्ट पिक मेरा होगा हुडको। यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक अच्छी मूव नजर आई थी, स्ट्रेंथ नजर आई थी, तो यहाँ पे स्पॉट क्लोजिंग 84 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 100 से लेके 105 तक। ठीक है, 2 शेयर हो गए आपके। एक तो आप एसबीआई बता रहे हैं, दूसरा आप हुडको बता रहे हैं। इन दोनों शेयर्स पे प्लस है। आपने नोटिस एक चीज़ की होगी कि तीनों एक्सपर्ट्स के पास एक एक बैंकिंग स्टॉक ज़रूर है। प्रशांत के पास एसबीआई है, आयुष के पास कोटक है और सोनी ने आईसीआईसीआई बैंक आपको दिया है। हमने भी आपको आरबीएल बैंक के बारे में आज नोटिस कराया है। तो काफ़ी सारे लोगों को अगर ऐसा मन में आ रहा है कि बैंकिंग में शेयर्स थक गए हैं, बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, तो इन चारों के ट्रेड, मतलब इन 3 के ट्रेड और एक हमने जो आपका आरबीएल रखा, ये दर्शा रहे हैं कि बैंकिंग में अभी भी दम है। आप इसको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चेक करना बस कि किस शेयर को पकड़ना है और किसको छोड़ना है। खैर, वमाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे ज़रा ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स के बारे में भी आइडिया ले लेते हैं। वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज की रिपोर्ट्स। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सारेगामा के साथ। हम देख रहे हैं कि एमके की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कोर म्यूज़िक लाइसेंसिंग में ग्रोथ अभी भी जारी रह सकती है। पॉकेट एसेस का जो एक्विजिशन है ये एक नया ग्रोथ एवेन्यू लेकर आया है कंपनी के लिए। नॉन म्यूज़िक सेगमेंट भी स्केल अप हो सकती है और ओवरऑल रेवेन्यू कैगर करीब 23% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 से लेकर FY26। मार्जिन भी ब्रॉडली स्टेबल रह सकते हैं, मगर वैल्यूएशंस ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले थोड़े से प्रीमियम पर है क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी मजबूत ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और बेटर मार्जिन प्रोफाइल है। तो लार्जली इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एमके ने सारेगामा पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है, टारगेट प्राइस 465 के साथ। इसके अलावा आदित्य विजन अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। एमके की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि हिंदी हार्टलैंड में जो कंपनी ने फोरे किया है ये एक 5 टाइम्स एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। बेस्ट इन क्लास
क्लास मॉडल है कंपनी का, और अन्य रिटेलर्स के मुकाबले 3 ईयर जो पे बैक है वो अंडर 3 ईयर्स है और ये काफ़ी बेहतर है। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एमके ने आदित्य विजन पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है, टारगेट प्राइस 5,000 रुपये प्रति शेयर के साथ। और आखिर में हम फोकस करेंगे स्टील सेक्टर पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड मजबूत रह सकती है। 2024 में इन्वेंट्री ड्रॉडाउन मॉडेस्ट रह सकता है, स्प्रेड्स भी रेंज बाउंड रह सकते हैं और ओवरऑल स्टील सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस 2024 में भी जारी रह सकती है। ग्लोबल मैक्रो आउटलुक जो है वो काफ़ी कमज़ोर है और डोमेस्टिक सप्लाई हालांकि डोमेस्टिक डिमांड से बढ़कर है और जिसके चलते वैल्यूएशंस थोड़े से अनअट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इसी के चलते टाटा स्टील और सेल पर उनकी तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है और जीएसपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील पर इन्होंने अंडर वेट की राय को बरकरार रखा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी इन सारे ब्रोकरेजेस कॉल के लिए। लेकिन ढेर सारे स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने हमें समय कम है। सोनी पटनायक, आयुष मेहता और प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉसिबल ट्रेडिंग आइडियाज़ बताने के लिए। GMR, जी हाँ, ये वही स्टॉक है जो एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं। आपका पसंदीदा एयरपोर्ट जो है मुंबई का, बहुत ही शानदार एयरपोर्ट, अब स्टॉक भी बहुत शानदार हो गया है। लेके आइए डायरेक्टर साहब। और ये स्टॉक अब बड़े बड़े ग्लोबल दिग्गज इन्वेस्टर्स के रेडार पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा फ्राइडे को एक ब्लॉक गिरा इसके अंदर और GQG राजीव जैन जो हैं वो इस स्टॉक के अंदर दिखाई दिए ब्लॉक डील में माल लेते हुए। वो ग्राफिक भी हम आपके पास लेके आएंगे। और GQG आपको याद होगा राजीव जैन वही हैं जिन्होंने दो तीन गुना पैसा कमा लिया आपके अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, बेट ली थी उन्होंने गिरावट में। लेकिन GMR अभी उन्होंने लिया है, 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पे आ गया। पहले भी मिल चुका है इस भाव पे, ऐसा नहीं है कि फ्रेश 52 वीक हाई है। इस भाव से आयुष मेहता जरा बताएं GMR में क्या ट्रेड बनता है और लेके बैठे हैं तो कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं? जैसा कि आपने राइटली कहा कि ये GMR में काफी अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ऊपर में मूवमेंट दिखाई, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। ऊपर में अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो मुझे लगता है जैसे ये 69.70 के लेवल के ऊपर करना है, जो 70.40-50 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो इंट्राडे चार्ट में फेस किया था, उसके ऊपर लेना है। नीचे में जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 64 का है, लेकिन वो 64 के सपोर्ट से हमें और ऐड करना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की ही इसमें स्ट्रैटेजी रहेगी। और राइट, तो यानी एक बड़ा इन्वेस्टर जब आता है तो आगे का रोड मैप भी दिखना शुरू हो जाता है। इन्वेस्टर को इस पे ध्यान जरूर रखना चाहिए। भले ही GMR एयरपोर्ट्स पे इस लास्ट वीक में अच्छी खासी तेजी हो, लेकिन बड़े पैसे के लिए बड़े इन्वेस्टर दाव लगाएंगे अजय, यानी यहाँ से इन्वेस्टर्स को ध्यान जरूर रखना चाहिए स्टॉक को। देखिए ये एयरपोर्ट जो स्टॉक्स हैं वो एयरपोर्ट एसेट्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का। मुझे बहुत सरप्राइज नहीं है देख के कि GQG ने मान लिया इसमें। ओके, श्योर, ठीक है, चलिए, तो ध्यान जरूर रखें। लेकिन एक और सेक्टर और इनफैक्ट एक पर्टिकुलर स्टॉक जो लास्ट वीक भी अच्छा खासा सुर्खियों में था, और इसलिए क्योंकि जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर की अब आखिरी तारीख 21 दिसंबर जो कि नजदीक आ रही है। लेकिन दोनों में मर्जर के बाद बनने वाली जो नई कंपनी होगी उसमें लीडरशिप को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। पूरी डिटेल्स एक बार अंकुर मिश्रा के साथ समझते हैं, फिर इस स्टॉक को डिस्कस भी करेंगे। जी हाँ, जी और सोनी के जो मर्जर है उसकी डेडलाइन निकट है और यहाँ पर सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि पुनीत गोयन का अपना पक्ष है वो अभी भी मजबूती से रख रहे हैं और कह रहे हैं कि मर्ज्ड एंटिटी के CEO वो ही होने चाहिए। हालांकि सोनी का अपनी तरफ से यही मानना है कि जो मर्ज्ड एंटिटी के MD एंड CEO NP सिंह होने चाहिए। यहाँ पर जो दावा प्रस्तुत किया है वो इसलिए किया है क्योंकि मानना यही है कि आगे जाकर चूंकि सेबी यहाँ पे जांच कर रहा है तो मर्ज्ड एंटिटी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हालांकि पुनीत गोयनका जी मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि एग्रीमेंट की जो बिना थी वो यही थी कि पुनीत गोयनका MD एंड CEO बने तो उन्हीं का आगे जाना चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है उसमें INB मिनिस्ट्री में अभी अप्रूवल लेना बाकी है, तो जो कमेटी है उसको बहुत ही जल्द INB मिनिस्ट्री मूव करना पड़ेगा अगर ये मर्जर को कंप्लीट करना है। 21 दिसंबर डेडलाइन है ये जो मर्जर को पूरा करने की, और साथ ही साथ उसके बाद फिर ROC में फाइनल फाइलिंग करनी होगी जब ये INB मिनिस्ट्री से अप्रूवल आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है दोनों पार्टीज को। लेकिन जो फिलहाल MD एंड CEO बदलने की जो बातचीत हुई है वहां पर कोई फैसला नहीं हो पाया और पुनीत गोयनका जी मेंटेन कर रहे हैं कि वो MD एंड CEO बने रहना चाहते हैं।
ठीक है, तो ये जो अजय सारा मैटर है कि अब नई लीडरशिप, नई कंपनी के अंडर लीडरशिप किसकी होगी, हालांकि पुनीत गोयनका पर आप भी पिछले हफ्ते एक अपडेट बता रहे थे। देखिए, बातचीत जारी है, अभी भी डेडलाइन अप्रोच कर रही है। बातचीत किस बात पे? जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते हैं कि सोनी इंडिया के जो हेड है वो इसका मर्ज एंटिटी हेड बने रहे, और तभी वहां पे बदलाव आएंगे, क्योंकि लीडरशिप चेंज होती है तो तरीका कंपनी को मैनेज करने का बदलेगा। करेक्ट। लेकिन पुनीत गोयनका जी अपने टस से मस्त नहीं हो रहे अपनी पोजीशन को। मैं बाजार का व्यू बता रहा हूँ, बाजार नई लीडरशिप से उत्साहित होगा और करंट लीडरशिप के जारी रहने में शायद उनको इतना मजा नहीं आएगा। तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा कि स्टॉक अगर आज प्रेशर में आ सकता है। पिछले हफ्ते काफी अच्छा गेन किया स्टॉक। जब बाजार को चाहिए नई लीडरशिप और नई तरीके से कंपनी रन किए जाए, और इसीलिए आपको दिखाई देगा कि जी हालांकि चला नहीं था, बाकी मीडिया कंपनी के साथ थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है, बट इसको एमएनसी वैल्यूएशन मिलना शुरू हो जाएंगे सोनी इंडिया के नाम से। और तब जब नई लीडरशिप वहां पे टेक ओवर करेगी, सिर्फ मर्जर से शायद बात नहीं बनेगी अगर पुरानी मैनेजमेंट जारी रही है। हाँ, राइट। जब हमने देखा भी है कि जी का स्टॉक इनफैक्ट बहुत समय तक एक कैप्ड रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो ही नहीं पा रही है। लोग इसके अंदर देखते हैं पोटेंशियल बहुत बड़ा है। करेक्ट। अगर लीडरशिप चेंज होती है, तौर तरीके चेंज होते हैं, कंपनी को रन करने के फाइनेंशियल्स आगे इंप्रूव होते हैं वगैरह वगैरह, तभी बाजार डिस्काउंटिंग आपको ज्यादा हाई लेवल की देगा। इनफैक्ट अविनाश गोरखशेखर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स पे, और उनसे भी एक व्यू ले लेते हैं। अविनाश, जी एंटरटेनमेंट मर्ज एंटिटी सोनी इंडिया जब कब बनेगी, और इसमें वाकई में स्टॉक में जोर की चाल कब आएगी? गुड मॉर्निंग अजय। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपने मैनेजमेंट चेंज किया है, तो ही मेरे ख्याल से जो मर्जर डेट है 31 दिसंबर है, तो बाद ही आपको एक री-रेटिंग देखने को मिलेगा। तब तक मेरे ख्याल से कोई पॉजिटिव आएगी ऐसा लगता है। राइट। ओके अविनाश, अभी मैं वापस लौटता हूँ, थोड़ी आपकी आवाज साफ नहीं थी, लेकिन प्रशांत सावंत हैं। देखिए, चार्ट सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं, और चार्ट्स में कल दिखाई दिया वो ऑफ हाइज बंद हुआ है फ्राइडे को इस भाव से, और ये इसका टॉप रहता है। अगर आप इसका 6 महीने 8 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आता है 240-50 पे एंटर करिए और 280-90 पे आप निकल लीजिए। उसी भाव पे इस समय आया हुआ है। कैसे ट्रेड करेंगे ये देखिए, ये रेंज में बता रहा हूँ, जो बैंड बता रहा हूँ। प्रशांत, जी एंटरटेनमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव नियर टर्म में? जी, ओवरऑल अजय जी, अगर इस स्टॉक के चार्ट को मैं देखूं, इसको प्योरली एज अ चार्ट अगर मैं इसको ट्रीट करूं, तो मुझे एक क्लियर ट्रेंड यहाँ पे नजर आ रही है कि अगर ये डिप ले करीबन 272 के आसपास 272 274 जोन में, तो 265 265 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस से आप एंटर कर सकते हो। दूसरी बात, 265 इस स्टॉक के लिए बहुत अहम लेवल होगा। ये जो आउटकम आने वाला 21 तारीख जो आपने कहा, तब तक ये स्टॉक अगर 265 को ब्रेक ना करे क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरी राय है कि डेफिनेटली जी यहाँ से पिकअप हो सकता है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि प्राइस शोज इन एडवांस, तो शायद जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो भी हो जाए, बट ओवरऑल सबसे अहम होगा ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस 265 का लेवल ब्रेक ना करे। ठीक है, 265 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, और एक खबर के अधीन है, अगले 10 दिन के लिए आप जी पे तैयार हो जाइएगा। एक बड़ा स्विंग आपको मिल सकता है आइदर ऑन द साइड। वो सोनी की मैनेजमेंट आए तो पॉजिटिव, और जी की मैनेजमेंट पुरानी वाली रह जाए पुनीत जी, तो उसके बाद नेगेटिव। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, और ये स्विंग कम से कम 10% का भी हो सकता है। बी अवेयर, सावधान। इसलिए हमने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में एक जो एंगल और मिला है स्टोरी का, वो भी आपको अंकुर ने बता ही दिया। खैर, आगे बढ़े, कुछ एक और स्टॉक्स भी एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं, और या फिर कुछ एक और शेयर्स जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम या फिर न्यूज़ है, वो सब एक बार चेक कर लेते हैं। क्या विप्रो के अंदर कुछ खरीदारी हो सकती है? आज मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट है। विप्रो आप चेक करेंगे? सोनी, विप्रो? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, विप्रो में हम देखेंगे एक तो एंटायर आईटी स्पैक में काफी अच्छा मोमेंटम है, एंड अभी फॉर अनदर 2 to 3 months टेक्निकली आईटी इज लुकिंग क्वाइट वेल। सो अभी मिड कैप आईटीज हो या लार्ज कैप आईटीज हो, लार्ज कैप में भी मोमेंटम अभी स्टार्ट हुआ है। विप्रो की बात करें तो यहाँ से डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। फॉर टारगेट्स ऑफ 440 का एक उसका रेजिस्टेंस है। 440 के ऊपर अगर ब्रेकआउट कंटिन्यू रहता है तो उसमें और रैली आपको देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं, एक छोटा स्टॉप लॉस लगाए और 410 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक 440 का पहला टारगेट ले सकते हैं। वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए,
उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 460 उसका दूसरा टारगेट बनेगा, जहां पे आप फुल प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। सो इसी लेवल्स के साथ, इसी स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें एंटर कर सकते हैं। भी है स्पाइस जेट के रिगार्डिंग खबर ये है कि ये कुछ फंड रेज करना चाहते हैं, इसके लिए बोर्ड की बैठक है। ये खबर काफ़ी हद तक मार्केट को पता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि स्पाइस जेट इन बिटवीन काफ़ी चला भी है। एक बार जरा आप इसका महीने भर का चार्ट दिखाएंगे, अलग अलग रीज़न से चला है। ज़रूरी नहीं है कि स्पाइस जेट ही मामला था, कहीं ना कोई ऐसा रीज़न बनता गया, जैसे गो नहीं आ रहा अभी, वो डिले हो रहा है, तो उसका फ़ायदा किसको मिल गया? इंडिगो, स्पाइस जेट को। एक महीने का चार्ट दिखाना। अविनाश सर, ज़्यादातर खबरों को ना ये सिंगल डे में रिफ्लेक्ट करके ख़त्म कर देता है। ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए फिर फंडा व्यू नहीं लेते क्योंकि अविनाश जी से भी थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम चल रहा है, प्रशांत से लेते हैं। प्रशांत, ये हर खबर को ना इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करता है। आप एक महीने में 48%, ये 17 रुपये शेयर चला है। जितनी अच्छी खबरें आई सब तो आ गई ना, डिस्काउंट में हो चुकी हैं। आपको लग रहा है ये और चलेगा? तो डिम्पी, सबसे पहली बात, स्पाइस जेट अगर हम देखें पिछले 3, 4, 5 सालों में, तो ये टोटली मेरे लिए उस कैटेगरी में जाता है जिससे मैं कहता हूँ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। बट अगर हम अभी पिछले 3 महीनों से देखें तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट आया, ये आपको वॉल्यूम से दिखेगा। तो मुझे लग रहा है अगर कोई स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो इस लेवल पे अगर खरीदारी करें, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 48 से लेके 49 क्लोजिंग बेसिस। ये कंफर्ट स्टॉक 68, 70 तक जा सकता है, बट उस लेवल पे मेरी सलाह होगी आप प्रॉफिट बांध लीजिए। इसकी वजह ये है कि ये स्टॉक हर बार एक रेजिस्टेंस पे जाके फिर से नया लो बनाता है, और जो ओवरऑल टेक्सचर ट्रेंड है वो लोअर लोज और लोअर हाइस की ही है। तो जब तक उसके बाहर हम नहीं आते, मुझे लग रहा है इसको एक पुल बैक की तरह ट्रेड करना चाहिए, और 48 स्टॉप लॉस, 68 के टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट किस तरह से ट्रेड होता है? कमोडिटी ट्रेडिंग यानी कि सट्टेबाजी, ऐसा नहीं होता है। हम कमोडिटी क्लासरूम लेकर आए हैं। गोल्ड ETF, उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। ये आपको लगता है कि दिक्कतें कहाँ आ रही है उस समय? ये शो की महाकुंभ की कोशिश ये भी है कि हम उन इन्वेस्टर्स को भी जोड़ें जो थोड़ी थोड़ी बारीकियां इसे जानते हैं। इंडियन कमोडिटी मार्केट तो अभी बहुत ही छोटे लेवल पर है और इसके अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। कमोडिटी महाकुंभ के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि कमोडिटी मार्केट आपको एक बिजनेस का बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। इक्विटी की तुलना में कमोडिटी मार्केट में भी काफी रेस्ट्रिक्शन है। कोई भी मार्केट, कोई भी सेगमेंट बढ़ाने के लिए हमारे को 3 P's की जरूरत है: पॉलिसी, प्रोडक्ट एंड पार्टिसिपेंट। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ आगे 20, 25, 30 साल विल बी कमोडिटी इंटेंसिव। नॉन एग्री पर फोकस कर रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और मेटल्स पर बात होने वाली है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स पे बात होने वाली है। कमोडिटी एज एन एसेट क्लास इसे अगर ट्रीट करें तो इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सुधार सकते हैं। सबसे ब्यूटी डेरिवेटिव मार्केट पे है कि हमारे पास गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल है। किसी को अगर निवेश करना है तो 1 ग्राम सोना भी डेरिवेटिव मार्केट में आप निवेश करके चल सकते हैं। बुलियन की जो प्राइसेस हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, MCX के ऊपर जब प्राइसेस प्रिवेल करते हैं, पारदर्शिता का इसके अंदर बहुत फायदा रहता है। अभी भी महिलाओं में, खासतौर पे पुरुषों में भी ये नजरिया नहीं आया है कि मुझे जो है डिजिटल गोल्ड रखना है या गोल्ड में SIP करना है। आपको लगता है कि कहाँ वो लैकिंग पॉइंट थे और क्या धीरे धीरे बदलाव करने चाहिए? जैसे गोल्ड बीज है, आप गोल्ड बीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, छोटा सा डिनोमिनेशन में जा सकता है आपका। हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्रूड के उतार चढ़ाव में क्या क्या बड़े फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं। ये प्रोडक्ट हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा। डिमांड और सप्लाई, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हर देश का ग्रोथ कैसा है, GDP कैसा है, नंबर कैसा है, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो एक निवेशक को देखना चाहिए जब भी क्रूड में ट्रेड करने के लिए। महाकुंभ के मंच का मकसद यही था कि लोगों को कमोडिटी मार्केट के बारे में बताने का, उनको जागरूक करने का। हालांकि एक महाकुंभ काफी नहीं है, हमारी कोशिश लगातार ये जारी रहेगी कविता। चलिए, तो कमोडिटी महाकुंभ की आप एक छोटी सी झलक देख रहे थे, लेकिन विश्वम हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बने हुए हैं बताने के लिए कि इंडस्ट्री का रिस्पांस हमें कैसा मिला। उस दिन हम सुन भी रहे थे कि कई सारे एक्सपर्ट कर रहे थे कि वेरी गुड इनिशिएटिव। ओवरऑल आप इंडस्ट्री पीपल से बात करके क्या कंक्लूड कर पाए? देखिए, उस दिन जो गेस्ट आए थे वो तो काफ़ी खुश थे ही। उनको लगा कि पहली बार
टेलीविजन के इतिहास में इस तरह का कमोडिटी मार्केट को लेकर पूरे दिन का आयोजन हुआ था। उसके अलावा कई सारे जो गेस्ट थे जो आ नहीं पाए, वो उनके भी मैसेजेस आ रहे थे कि वो भी शामिल होना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ उस दिन के जो पूरे महाकुंभ से 2-3 चीज़ें जो निकल कर आई, एक तो ये है कि कमोडिटी मार्केट का दायरा अब तक क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। एक तो टोन ऑफ लैंग्वेज जो अब तक का इस्तेमाल हुआ है, जिस भाषा के जरिए हम लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो अब तक सही नहीं रहा है और हमें अपनी भाषा में सुधार करना होगा। आम लोगों को जोड़ना अगर हमें है, आम लोगों तक पहुंचना है, तो टोन ऑफ लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें निकल आई कमोडिटी मार्केट को लेकर, वो है ट्रस्ट डेफिसिट को लेकर, जहां पर पॉलिसी को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। जो अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना पड़ेगा, पारदर्शिता बढ़ानी पड़ेगी और कमोडिटी को स्पेकुलेटिव प्रोडक्ट के तौर पे नहीं देखना होगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हेजिंग के तौर पर देखना पड़ेगा, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही इसे मत देखें। अलग अलग विकल्प भी है कमोडिटी मार्केट में जहाँ आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दायरा तो काफ़ी बड़ा है। जैसे हमारे संपादक निकुंज डालमिया सर भी कह रहे थे कि कमोडिटी मार्केट अगले 10 से 20 साल में काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इस मार्केट में रहने वाली है। लेकिन उस ग्रोथ का अगर हम हिस्सा बनना चाह रहे हैं, हम अगर एक बड़े स्टेक होल्डर्स होने के नाते अगर हम उसमें कुछ हिस्सेदारी अपनी बढ़ाए, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा लोगों को भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। और हमारी पहली ये कोशिश थी, उम्मीद है इस तरह की कोशिश आगे भी जारी रहेगी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा इनिशिएटिव और लगातार व्यूअर्स को किस तरह से जागरूक करना है और सशक्त करना है, यही कोशिश ईटीएन हाउस स्वदेश की बनी रहेगी। शुक्रिया विश्वा ये खास चर्चा के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और ट्रेड्स भी लें, लेकिन हमारे साथ अविनाश गोरक्षाकर भी हैं। अविनाश कुछ बात कर रहे थे अभी, आई थिंक अविनाश का फेवरेट स्टॉक रेडार में है, आज सुर्खियों में है। आज उसका बोर्ड मीट है 14 तारीख को। अनंत राज इंडस्ट्रीज बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। क्या फंड रेजिंग करके करना चाहते हैं ये? काफी स्टॉक तो चल गया नीचे से, क्या अभी भी इसमें जान है? नहीं, बिल्कुल अजय, मुझे लग रहा है कि देखिए हमने तो बहुत पहले से इनको रेकमेंड किया था, लेकिन हमको लग रहा है कि देखिए रियल एस्टेट स्पेस में इनका यूनिक कॉम्बिनेशन है। रियल एस्टेट तो इनका कैश काउ है। गुड़गांव में ये करीबन 100-150 एकड़ जमीन का ओन करते हैं, तो कैश काउ से तो कैश फ्लो आता रहेगा। लेकिन जो डेटा सेंटर का बिजनेस है, वहां पे मार्केट्स को ज्यादा रुचि है, क्योंकि देखिए बहुत ऐसी कम कंपनियां हैं जो डेटा सेंटर में 300 मेगावाट जैसी कैपेसिटी लगाने की कैपेसिटी रखते हैं। और इन्होंने क्लियरली कहा है कि आगे चल के अगर फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि 300 मेगावाट बनाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बिल्ड करना कोई छोटी बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली अगले 1.5-2 साल में तो और भी नंबर्स आपको अच्छे दिखाई देंगे, क्योंकि डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर होगा। बेसिकली आई थिंक फंड रेजिंग इसलिए है क्योंकि कंपनी थोड़ा बहुत वर्किंग कैपिटल के लिए और थोड़ा बहुत नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना चाहती है। आई थिंक प्राइसिंग इंपॉर्टेंट रहेगा अजय, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अभी भी काफी अच्छी रेटिंग की पोटेंशियल है। तो अगर मार्केट होपफुली थोड़ा सा आज करेक्ट होता है या थोड़ा सा माइल्ड करेक्शन में जाता है, तो खरीदने का मौका समझिए, क्योंकि 6 मंथ्स, अगले 6 महीने नॉर्मली सेकंड हाफ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो अच्छा होता ही है। फेस्टिव सीजन भी काफी अच्छा हो चुका है, तो नंबर्स इस साल काफी मजबूत आने की उम्मीद है। इसका आप ध्यान रखिएगा, 14 तारीख को बोर्ड मीट के बाद नजर बना के रखिएगा कि कौन इन्वेस्टर्स इसके QIP में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये भी एक ज़रूरी होगा, क्योंकि किस लेवल के, किस तरीके के इन्वेस्टर्स आते हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है स्टॉक के मूवमेंट को। और उससे याद आया कि पिछले हफ्ते एक बहुत ही शानदार QIP आया था, एक PSU बैंक का, वो था बैंक ऑफ इंडिया। और उस PSU बैंक के QIP में 4,000 करोड़ के QIP में 40-42 हज़ार करोड़ की डिमांड आ गई। यानी PSU पेपर के लिए लोगों के मन में अभी भी विश्वास है और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एक भाव में, बड़े ब्लॉक में। तो भाई इंडियन बैंक का भी QIP आ गया है। इंडियन बैंक ने भी QIP अपना लॉन्च करने का प्लान बनाया है, तो उसके भी चार्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। लेके आइए डेटा साहब, अब इंडियन बैंक 4,000 करोड़ QIP लाने का इनका व्यू है, 430 का भाव है। और अगर हम आपको 1 साल का चार्ट दिखाएं तो आपको मालूम चलेगा क्या जर्नी इसने की है। और वो जवाब देंगे प्रशांत सावंत। प्रशांत, एक बहुत शानदार मूव के बाद 260-70 से चला ये, और अब ये पिछले 6 महीने में एक रेंज में आया हुआ है, 420-447। ये रेंज क्रॉस कर सकता है क्या? जी अजय जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो इस स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 440 से लेके 445। तो हम उसको ही टारगेट मान लेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो उसको हम जब अप्रोच करेंगे तो एक बड़ा गैप रेजिस्टेंस है। इस स्टॉक में बड़ी मूव तब आएगी जब हम 445 के ऊपर क्लोज हो,
तब मुझे लग रहा है जो स्विंग हाइज बने हुए थे करीबन 460 वहां तक हम जा सकते हैं। बट अब मेरी सलाह ये होगी कि जैसे जैसे हम 440 को अप्रोच कर रहे हैं, आपको ट्रेल क्लोजली करना होगा। तो करंट लेवल पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 419 419, और आप होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट्स अराउंड 445 450। तो बात एकदम सही बोली। ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया इसने जहां, उसके बाद एक नए लेवल के लिए आगे बढ़ जाएगा। सोनी, आप तो मुंबई में रहने वाली हैं, आप अम्यूजमेंट पार्क्स में जाने की शौकीन हैं क्या? जी डेफिनेटली, कभी कभी चल ही जाते हैं फैमिली के साथ। क्या बात है। इमेजिका तो आप पता ही होगा, क्योंकि मुंबई के सरहद पे पनवेल के आसपास एक इमेजिका करके बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क है, और वो एक वहाँ पे होटल भी है, वहाँ पे एक वाटर पार्क भी है, और वहाँ पे इमेजिका का स्टॉक को आप लेके आइए। इसमें ओनरशिप बदली है पिछले 6 महीने में। इसमें एक बहुत बड़े डेवलपर फैमिली है पुणे की, वो नए ओनर बन के आए हैं, और अब इमेजिका में नए, अभी क्या है, एक एसेट कंपनी थी ये मुंबई के पास ऑपरेट करती थी, बड़ा एसेट था, बहुत शानदार था। पिछले ओनर्स बहुत अच्छी तरीके से चला नहीं पाए तो बदल गया एसेट। अब ये दूसरे स्टेट्स में जाके एक्सपैंड कर रही है। आपको पता है वंडरला में क्या हुआ है? क्या इस स्टॉक के अंदर भी ऐसा हो सकता है? अविनाश, आप भी मुंबई के हैं, आप जानते हैं आप पूरा स्टोरी। जो इसका लंबा चार्ट लेके डायरेक्टर साहब को बड़ा भाव हुआ करता था, बट नीचे 30-40 में रिबाउंड किया, अभी 55 पे मिल रहा है। अविनाश, इनफैक्ट अजय, मुझे लग रहा है कि अम्यूजमेंट पार्क की बात करें तो जो खोपोली में इनका पार्क है वो बहुत ही बेहतरीन है। 110 एकड़ का पार्क है, और जिस प्रकार से नए मैनेजमेंट ने रिस्ट्रक्चरिंग की है, इन्होंने ऑलमोस्ट कंपनी को डेट फ्री बनाया है। अगर हम पहले 2 क्वार्टर्स की बात करें तो काफी मजबूत नंबर्स इस साल कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। इनफैक्ट 40-45% के इबिटा मार्जिन पे ये काम करता है, और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत है, यानी कि अभी भी ये कंपनी 30-35% के यूटिलाइजेशन पे काम करती है। तो बेसिकली ज्यादा कैपेक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन रेवेन्यू आगे आएगा तो ऑब्वियसली इसका बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी पे आना चाहिए। और टैक्स शील्ड कम से कम 5 साल का है। इसका मतलब इनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी 5 साल के लिए इनको टैक्स शील्ड देंगे, तो पीबीटी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक ही नंबर होगा। अभी इन्होंने उत्तराखंड में सोचा है कि नया पार्क डाले, तो डेफिनेटली मार्केट को ये बात बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा करके इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत यूनिक बिजनेस है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ आपने वंडरला में देखा है, उसी तरह का ग्रोथ शायद आगे इमेजिका में आपको देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे एक निवेश का मौका जरूर बनता है अगर किसी का नजरिया मीडियम लॉन्ग टर्म। ठीक है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का मौका बनता है। लेकिन एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं, उसे लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक अच्छा चला भी है पिछले कई समय से। लेकिन एक और जो पॉजिटिव न्यूज़ आज के लिए हो सकती है कि इन्होंने एक नया कैपेक्स भी अनाउंस किया है। इनफैक्ट अपने कैपेक्स प्लान के कई सारे ब्रेकअप्स भी निकल कर आए हैं। 6-7 साल के लिए कैपेक्स प्लान अपने आगे की रोड मैप को भी कंपनी ने बताया, और ये सारा फंडेड होगा इंटरनली। तो क्या आज इस स्टॉक पर इस न्यूज़ का एक पॉजिटिव मोमेंटम बाय करना चाहिए क्या? प्रशांत से समझते हैं। लॉयड मेटल्स, क्या व्यू रहेगा आपका? अच्छा स्टॉक चल रहा है, इस खबर पर कैसे रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करें? स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ दिखती है अगर यहाँ से एंट्री पॉइंट ढूंढते हैं तो? प्रियंका, इसका आप मुझे एक बार कोड बता देंगे? इसका कोड आप 14 का भाव है, लॉयड मेटल के नाम से है। इसका कोड हम आपको बता देते हैं। ये एक्चुअली बहुत ऑफन डिस्कस स्टॉक है नहीं, बहुत क्लोजली ट्रैक। ये भी एक तरह का जी अजय जी, हाँ। मुझे मिल गया ये। तो इसका प्राइस 612 जो है, ये एक ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो पैटर्न है वो काफी पॉजिटिव, बेस बहुत फर्म बन चुका है, तो आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हो। आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली रखना होगा 590 स्पॉट क्लोजिंग। ये स्टॉक अगर यहाँ से सस्टेन करे तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 660 660। तो ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड काफी अच्छी है। मुझे लग रहा है आप इसमें इन्वेस्ट इस लेवल पे कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, बेस बहुत फर्म है, तो यहाँ से पिकअप हो सकता है। ठीक है, यहाँ से पिकअप हो सकता है, और आपको यहाँ ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो यहीं पर आप एक फेवरेबल एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं।
गुड मॉर्निंग भसीन जी, आज के ट्रेड्स डिस्कस करें उससे पहले कांग्रेचुलेशंस, आपने जीएमआर हमारे व्यूवर्स को काफी नीचे के लेवल से दिया और अब देखिए एक बड़ा इन्वेस्टर आने से ऑफ कोर्स एक आगे की विजिबिलिटी भी दिखती है। आपके जीएमआर पे पर्सनल टारगेट्स क्या है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, आपको, डिम्पी और अजय को। तो इसको कहते हैं बुल मार्केट। और आपको बताऊं, जीएमआर नहीं, पीएनबी भी 88 रुपए हो गया और दावे से कहा था ये शेयर जाएंगे। मेरे बहुत अजीज क्लाइंट्स हैं 2-3 और वो बहुत आपके ओटीटी पे और फिल्मों में भी आते हैं। उनको मैंने 35 रुपए में जीएमआर दिलाया और बैठे रहे और 3 दिन पहले बोले सर हमने 60 रुपए में क्या बुक किया, और कल बोले सर 60 रुपए में जिस दिन बुक किया 15% अपसाइड और मिस कर गए। सो मार्केट इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन एंड नो रिग्रेट्स। अब हमें भी नहीं सोचा था कि 70 रुपए इतनी जल्दी आ जाएगा। अब तो 85 का गिन गाओ, क्योंकि GQG जहां हाथ लगाता है थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओनली राजीव जैन इज लाफिंग हिज वे टू द बैंक। पहले अडानी, फिर IDFC फर्स्ट और अब जीएमआर। और आपको मैंने पहले भी कहा जयंका जी के ग्राउंड रियलिटी में आप एयरपोर्ट जाइए, आप एरोसिटी जाइए, शादी होटल्स गो इन सिंक और कोई रूम ही नहीं मिल रहा। इतनी ज्यादा बैंक्वेट्स और ये एरोसिटी में होटल्स की डिमांड है that it is unbelievable. Obviously the GMR is raking in the benefits of both on the flying side also and on the aerocity side also. तो 85 का टारगेट मुझे दिखता है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन दिस हैज बीन अ स्टेलर प्ले विद अलॉन्ग विद पीएनबी। नीचे के लेवल से नहीं, ये हमारे राजीव जैन, हाँ, संजीव भसीन जी को सुनते हैं। यस, ये बात आपने बताई क्योंकि संजीव भसीन जी पिछले साल से ये दे रहे हैं। जो ये बोलते हैं राजीव जैन ब्लॉक में ले लेते हैं, कहीं ना कहीं वो सुनते हैं आपको, ये ईटीना स्वदेश पे फॉलो करते लग रहा है। क्या बात है, बताएं संजीव जी आज के ट्रेड्स बताएं। बिल्कुल अजय जी, ईटी स्वदेश जिंदाबाद। 2024 में टॉप रैंकिंग चैनल हो जाएगा ये, क्योंकि आप लोगों की मेहनत फल रहेगी और हमारा इच्छा ये है कि इन्वेस्टर कमाए। बाकी चीजें तो आएंगी जाएंगी, बाजार में तो तेजी मंदी दोनों चलेगी, लेकिन इन्वेस्टर तभी कमाएगा अगर वो बैठा जीएमआर। अगर 30-35 वाला 1 साल 1.5 साल नहीं चला प्रियंका, बस अब तो 80-70 रुपए हो गया। और वो वैसे ही आपका पीएनबी 40 रुपए पे महीनों घट के रहा, लेकिन आज 88 रुपए का भाव है। तो मेरा टॉप पिक है, 3 पिक्स फिर मैं दे रहा हूं। पहला है IRCTC। देखो मेरे को तो PSUs बहुत पसंद है, IRCTC इज अ नो ब्रेनर। अब ये वंदे भारत के होने से 85% उनको एबिटा आता है टिकटिंग पे, 16% आता है केटरिंग पे और 32% आता है नीर पे। 82% मार्केट शेयर एंड दिस इज ओनली गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर। IRCTC इज अ मस्ट हैव इन योर पोर्टफोलियो। 820 का टारगेट है नियर टर्म, 720 का स्टॉप लॉस। दूसरा है कॉनकॉर इज सीइंग हैड अ प्रॉब्लम इन द लास्ट 6 मंथ्स क्योंकि रेट्स इनफ नहीं थे। बिजनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये एक मोनोपोली स्टॉक है जो ब्लू चिप, मेरे को तो एक्चुअली 1300 का भाव दिखता है। शॉर्ट टर्म में 900 का टारगेट है, 814 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं गुजरात में जहां भी गया हूं, राजकोट, वीरावल, जूनागढ़, सोमनाथ, सब जगह गुजरात गैस की स्टेशंस पे ऐसी वॉल्यूम्स हो रही है कि अनबिलीवेबल। 440 रुपए में लीजिए, 428 का स्टॉप लॉस, 475 का पहला टारगेट। आई डोंट रूल आउट इवन 500 कमिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो आपने सर 2-3 शेयर दे दिए। इनफैक्ट उसमें से IRCTC कॉनकोर का तो टेक्निकल सेटअप भी काफ़ी स्ट्रांग है। 2-4 दिन पहले हमने भी अपने दर्शकों के सामने ही बात रखी थी और आप गुजरात गैस का भी जिक्र कर रहे हैं। संजीव सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है, 21 तारीख तक फैसला आ जाएगा ये जी सोनी डील का, आपने क्या रीड किया हुआ है सर? आपके पास खबर क्या है? क्योंकि खबरों का बाजार काफ़ी गर्म है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी ना थोड़ी पुख्ता भी होगी, जरा बताइएगा सर क्या हो रहा है इसमें सेटल? क्या पुनीत जी कंटिन्यू करेंगे या फिर उनको स्टेप डाउन करके डील को कंटिन्यू करवाया जाएगा? सर मैं तो ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता क्या फैसला होएगा, लेकिन ये कह दूं, shareholders have suffered from the best brand in TV just because of the over leverage of Goenkas, and it's a moral to learn कि shareholders are equal participants. आप उनका ध्यान रखेंगे तो you will prosper. I think Sony is a no-brainer. As a disclosure, जी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने दिलाया है। मैंने 250 नीचे लेके 185 तक कन्विक्शन रखी थी। अब मैं ये कन्विक्शन 400 रुपए तक नहीं बेचता और मुझे बहुत खुशी होगी अगर सोनी की मैनेजमेंट आ जाए
रीइंस्टेट करे, प्रोफेशनल्स आए और एक एथिक वाला मैनेजमेंट होए. This brand is unbelievable. It is just that it had to go through this problem of promoters over leverage and misdemeanor as far as the promoters go. I think वो history है. Let's look at a new chapter, new innings, and if Sony is going to be a full stake, this stock can even double in the next 2 years. ठीक है डैल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा भी यही मानना है कि गोइंग का थोड़ा सा अगर इस मैटर को अच्छे से देखें तो मेरे को लग रहा है कि एक बड़ा वैल्यू इसमें अभी भी अनलॉक होना बाकी है और कोई बड़ी बात नहीं है 350-400 तक भी चला जाए शेयर, बट एनी हाउ वो खबर आएगी तभी आपको पता लगेगा। एक एंगल ऑफ द स्टोरी आज अंकुर ने भी आपको बता दिया है। आगे बढ़ते मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है स्टील सेक्टर को लेकर। पिछले 2-4 दिन से स्टील कंपनीज काफ़ी एग्रेसिव हैं। क्या कोई शेयर ऐसा है जिस पे आपकी नज़र है प्रशांत, कोई भी स्टील कंपनी? जी डीपी जी, ओवरऑल अगर मैं स्टील कंपनीज में देखूं तो मुझे इसमें मैं काफी वक्त से ट्रैक कर रहा हूँ वो टाटा स्टील है। इनफैक्ट अभी जो डिप आई है वो बहुत अच्छी डिप अच्छे लेवल पे आई है। मेरे हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखिए 126 126 स्पॉट क्लोजिंग, और यहाँ से आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 135 स्विंग हाई जो बना हुआ था। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस सेक्टर में और इस स्टॉक में स्पेशली एक अच्छी ट्रेंड शुरू हो सकती है, क्योंकि काफी वक्त से इसमें सिर्फ स्पाइक्स आ रहे थे, ट्रेंड नहीं आ रही थी। तो मुझे लग रहा है अभी ट्रेंड आ सकती है, और अगर स्टॉक 135 के ऊपर सस्टेन करे तो मुझे लग रहा है इसको पोजिशनली कैरी करना चाहिए फॉर टारगेट्स अराउंड 145 150। बट ओवरऑल करंटली अब मुझे लग रहा है इस लेवल पे 126 25 पे स्टॉप लॉस रख के 135 के टारगेट के लिए बाय करनी चाहिए। राय ले लेते हैं आयुष मेहता। अभी एक स्टॉक के ऊपर ब्लॉक्स गिरना शुरू हो गए, अभी हमने टिकर पे चलाया भी था, वापस लेके आते हैं। स्वान एनर्जी इनफैक्ट अभी नहीं पिछले हफ्ते भी इसमें ब्लॉक हुए थे, प्रमोटर्स ने माल बिछा था और म्यूचुअल फंड के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने, जगदीश मास्टर जैसे नाम आए थे, और ये स्टॉक करीब 10% चला है पिछले हफ्ते। स्वान एनर्जी 460 के भाव पर ट्रेड कर रहा है, क्या इसमें एक ट्रेंड बन रहा है? अजय जी, फ्राइडे के सेशन में ही मैंने ही स्वान एनर्जी को रिकमेंड किया था। स्वान एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसके वीकली चार्ट पे एक बहुत अच्छा डबल बॉटम का फॉर्मेशन था जिसका ब्रेकआउट हमें देखने मिला है। मंथली चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट है, प्लस इंट्राडे में भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। मुझे लगता है स्वान एनर्जी अप टू 510 के लेवल्स हम इसमें देख सकते हैं आने वाले दिनों में, और इसमें आपको जो स्टॉप लॉस बन जाएगा वो 445 का बन जाएगा। ठीक है, ये स्टॉक को इस समय बाय करना चाहिए आयुष मेहता के हिसाब से। सोनी टाटा पावर पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा चला है। जब से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन डबल करने का कारोबार को 3 साल के अंदर दिया है, वन साइडेड स्टॉक चल रहा है, सब ब्रेकआउट्स भी नज़र आ रहे हैं अब सबको। लेकिन टाटा पावर की आज खबर ये आई है कि वो स्मार्ट मीटरिंग में बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। 320-330 के भाव पे टाटा पावर में मुनाफा वसूल लेना चाहिए, या क्योंकि ये ऊपर के भाव से घटा है वहां से रिबाउंड किया अभी रुकना चाहिए? अजय जी, यहाँ पे एक बार पार्शियल प्रॉफिट तो एटलीस्ट बुक कर देना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए 320 के लेवल में। ऑप्शंस का जो डेटा भी मैं देख रही हूँ 320 में अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी रही है, सो वो अभी भी लेवल डिफेंड हो सकता है इन एनी केस ऑफ एनी डिप भी अगर मिल रहा है। सो 320 स्टॉप लॉस, 320 पे आप ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉसेस। फ्रेश एंट्री पे भी आप 320 को वॉच आउट कीजिए। ऊपर के साइड में एनीवेयर बिटवीन 340 टू 345 इस रेंज में जाने के चांसेस नजर आ रहा है एज पर द ऑप्शन स्टेट। सो आई थिंक यही लेवल्स को वॉच आउट कीजिए। अगर 340-45 आता है तो आप वहां पे फाइनल प्रॉफिट बुक कर दीजिए 320 स्टॉप लॉस के साथ। बुकिंग से घबराए नहीं, मौका देखें। एक और स्टॉक जो डिस्कस करना बनता है वो है साइंट। जी हाँ, मिड कैप आईटी में ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। सिर्फ भाव में नहीं आउट परफॉर्मेंस है। 1 साल का चार्ट दिखाई डायरेक्टर साहब, साइंट वर्सेस इन्फोसिस दिखाइए 1 साल का, तो आपको मालूम चलेगा क्या ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन मामला क्या है कि इनकी नंबर्स में भी आउट परफॉर्मेंस है, इनकी कम्युनिटी में आउट परफॉर्मेंस है। अभी साइंट ने इन्वेस्टर्स को इस वीकेंड में बताया है कि 10 से 20% की ग्रोथ करेंगे, मार्जिन एक्सपैंड करेंगे, यहाँ से भी गुंजाइश है मार्जिन एक्सपेंशन की। और स्टॉक 52 वीक के करीब 2000 के भाव पे बैठा हुआ है। अविनाश, इस भाव से वैल्यूएशन कैसे लगते हैं आपको? क्या ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहने सकती है मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में?
ये बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट ने जो एनालिस्ट डे ऑर्गेनाइज किया था, इसमें इन्होंने क्लियरली कहा है कि M&A इनके लिए बहुत बड़ा ड्राइवर होगा। आगे चल के मर्जर और एक्विजिशंस एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का स्पेस है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सियाइंट के लिए काफी बड़ी है, क्योंकि वैसे भी ये बहुत नीश स्पेस में काम करते हैं, जैसे एरोस्पेस है, रेलवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इनके लिए ऑलरेडी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर कोई बड़ा एक्विजिशन या प्रॉफिटेबल एक्विजिशन ये करते हैं तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। तो मुझे लग रहा है कि विद इन द आईटी स्पेस अजय ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड प्लेयर है, इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है अगर आपका नजरिया कम से कम 12-18 महीने, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट ने क्लियरली कही है कि M&A में पॉसिबल है। और अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट आती है तो रीरेटिंग में डेफिनेटली होगी और नंबर्स से सपोर्टेड होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो भी एक्विजिशन करेंगे वो अर्निंग्स एक्रेटिव होगी, ये मैनेजमेंट ने रिएटरेट किया है। तो डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन। तो अच्छी कंपनी है जो पोर्टफोलियो में रखनी जैसी है। ठीक है, थोड़ा मैं स्पीड से 2-4 क्वेश्चंस फटाफट से ले लेता हूं। जैसे आयुष, आप चेक करेंगे कफोर्ज, मैं 3-4 दिन के लिए कफोर्ज रखना चाहता हूं, बाय करूं सर? ओह ठीक है, सोनी से बात करते हैं। सोनी जरा कफोर्ज चेक करें तो आपको लग रहा है कि ये शेयर मैं 2-4 दिन के लिए बाय करना चाहता हूं, कर लूं क्या कफोर्ज? डिम्पी जी, यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा है, मिड कैप आईटी में और भी स्पेस और भी मोमेंटम पेंडिंग है। सो कोफोर्ज मुझे कहीं भी एक 6000 से पहले एग्जॉशन की नजर एग्जॉशन की कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रही है। सो 6000 टारगेट्स डेफिनेटली यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और एज लॉन्ग एज ये एक सपोर्ट स्टॉप लॉस होल्ड करता है ऑफ 5630, जो कि आप स्टॉप लॉस भी वही रखिए 5630 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए 6000 टारगेट्स के लिए, तब जाके आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपके पास और लौट के आता हूँ। 1-2 क्वेश्चंस और भी हैं पता करने के लिए। जहाँ पर मूव अच्छा है, ये 6000 तक जा सकता है शेयर, इसको होल्ड करने की रिकमेंडेशन है। जिनके पास है उनको तो ज़रूर करना चाहिए, भले नए वाले ना भी आएँ। शिवांगी शारदा इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे ज़रा उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पहले पता कर लेते हैं, फिर उनसे भी कुछ शेयर्स पता करेंगे। शिवांगी गुड मॉर्निंग, बताएं अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आपकी। गुड मॉर्निंग। बहुत आभार। तो हमने देखा है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक अच्छे आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे क्लियर एक आउट परफॉर्मेंस का साइन नजर आ रहा है आफ्टर अ स्लैक ऑफ द एंटायर सीरीज। तो यहाँ पे मुझे पहला पसंदीदा काउंटर जो मेरा है वो बैंकिंग स्पेस में से ICICI बैंक। ये स्टॉक जो है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है इसने वीकली बेसिस पे, और अपने पिछले हर्डल्स के ऊपर एक नई प्राइस टेरिटरी में कामकाज करने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो 1050 तक के टारगेट्स यहाँ एक्सपेक्टेड है, 990 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा आईटी स्पेस में से। ये 2 स्पेस जो है वो मार्केट को अब काफी अच्छी तरह से ड्राइव करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर जो है वो है HCL टेक। हम देख रहे हैं कि पूरे वीकली चैनल में, वीकली फ्रेम में एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कामकाज कर रहा है स्टॉक। और पिछला जो एक यहाँ इस जोन में प्राइस बना था, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है RSI की तरफ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 1420 के टारगेट्स के लिए, 1337 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, तो आप HCL टेक पे भी रिकमेंडेशन है। आज IT के स्टॉक्स पे मिल रहे हैं काफ़ी आपको। थोड़ी देर पहले हमने कफोर्ज पता किया, HCL टेक खुद आपको बता रही हैं। खैर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 9:03 हो चुके हैं। आपके सामने रखते हैं नवरत्न शेयर, और आज आशीषा आपको नवरत्न शेयर बताने जा रही है। आशीषा बताएं आप। जी हाँ, सबसे पहले नवरत्न शेयर्स में GMR इंफ्रा की बात करेंगे। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 13% इक्विटी की ब्लॉक डील हुई थी और GQG पार्टनर्स ने स्टेक खरीदा है। 2 फंड्स ने कंबाइंड 4.7% स्टेक खरीदा है कंपनी में, जिसके चलते इस काउंटर पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज की बात करते हैं। कंपनी के हैदराबाद फैसिलिटी में US FDA ने इंस्पेक्शन किया था। फॉर्म 483 इश्यू किया गया है 3 ऑब्जर्वेशंस के साथ, और एंटीक का मानना है कि इस फैसिलिटी को वार्निंग लेटर मिल सकता है। तो बड़ी डेवलपमेंट है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो, जिसके चलते डॉक्टर रेड्डीज पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा लॉयड्स मेटल्स की बात करते हैं। बड़ा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है। करीब 26,000 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है। अगले 6 से 7 साल में ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और मैनेजमेंट
क्लियरली बताया कि सब्सटेंशियल डेट कंपनी नहीं लेगी, इंटरनल अक्रूवल्स के द्वारा ये कैपेक्स इन्वेस्टमेंट फंड किया जाएगा। तो बड़ा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट लॉयड्स मेटल्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर की बात करते हैं। कंपनी ने एक्विजिशन अनाउंस किया है, जहां कंपनी ने सहारा की 550 बेड हॉस्पिटल खरीदी है। 940 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर यह एक्विजिशन किया गया है। आदित्य विजन की भी बात करते हैं, जहां एमके की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय के साथ ये कवरेज इनिशिएट किया गया है और 5,000 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। एमके का मानना है कि इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 5,000 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा स्पाइस जेट की बात करते हैं। याद रखें, ये स्टॉक पिछले हफ्ते भी फोकस में था, जब कंपनी ने बताया था कि बोर्ड मीट फंड रेजिंग कंसिडर करेगी। तो आज बोर्ड मीट है, जहां फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा। इसके चलते कुछ एक्शन ये स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा साइंट की बात करते हैं। एनालिस्ट डे कंपनी ने कंडक्ट किया, जहां उन्होंने अपने ग्रोथ प्लान्स क्लियर किए, रीइटरेट किए, जहां उन्होंने कहा कि रेवेन्यू CAGR कंपनी 10 से 20% का अचीव करना चाहती है अगले 3 से 5 साल में। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं करंट लेवल से, और M&A एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर होगा कंपनी के लिए। तो काफ़ी ग्रोथ प्लान्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते साइंट में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 8वें स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हमने सारेगामा लिया है, और यहाँ पर भी MK की रिपोर्ट आई है। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है इस काउंटर पर भी, और 465 रुपीज़ प्रति शेयर का MK ने टारगेट दिया है सारेगामा पर। उनका मानना है कि कोर म्यूजिक लाइसेंसिंग सेगमेंट अभी भी ग्रो कर सकता है कंपनी के लिए, और रेवेन्यू CAGR कंपनी 23% का एक्सपेक्ट करती है FY 23 से 26 के पीरियड में। तो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, खरीदारी की राय है, और 465 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट है। अभी बड़ी खबर में यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करेंगे, जहां नुवामा ने मैनेजमेंट के साथ बातचीत की। उनका मानना है कि मैनेजमेंट अब मार्केट शेयर एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। और उनका मानना है कि मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ फेवरेबल पॉलिसीज़ पर भी कामकाज कर रही है। तो पॉजिटिव अपग्रेड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी अपनी नज़र रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा इन सारे स्टॉक्स के लिए। ये बताइए, आप म्यूज़िक किस पे सुनती हैं? सारेगामा पे, स्पॉटिफाई पे, या किसी और जगह पे? सर अभी तो स्पॉटिफाई फेमस हो गया। स्पॉटिफाई फेमस हो गया। नहीं, सारेगामा को ट्राई करिए, अपने स्वदेशी म्यूजिक पोर्टल्स को भी ट्राई करिए। देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ की गाइडेंस नज़र आ रही है एक ब्रोकरेज सारेगामा में। इन सारे स्टॉक बातचीत जारी रहेगी। शिवांगी शारदा है हमारे साथ जुड़ी हुई, कुश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुश, आप बताइए ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या है आपके आज के? गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, मैं अभी भी यही मान के चल रहा हूँ कि इंडिसेस यहाँ से ओवरबॉट हैं, और कोई बहुत बड़ी पोजीशन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं वारंट होती। हालांकि ये कह सकते हैं कि देखिए इंट्राडे डिप्स भी जो आई हैं पिछले 3 दिनों से, वो बॉट हुई हैं। But I still maintain that the risk reward ratio will not be favorable, at least on the Nifty. Bank Nifty का outperformance यहाँ से जारी रह सकता है for some time. It has a bit of catching up to do. तो Nifty पे बहुत ज्यादा aggressive long position ना बनाए। 2110 के करीब resistance है, 20,700 के आसपास सपोर्ट है। बैंक निफ्टी ऑन दी अदर हैंड 48,000 तक की छलांग लगा सकता है, एंड 46,800 ये जो है ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। अब जो ये बैंक निफ्टी पे बुलिशनेस है, इसका कारण HDFC है, ICICI है। तो मेरा जो पिक है आज का इन्हीं में से है। HDFC बैंक मुझे इतने अच्छे अपमूव यहाँ भी अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स पोजिशनल बेट लेंगे तो 1750-60 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, लेकिन नियर टर्म में अगर आप बाय करें तो 1690, 1730 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 1620 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड गिवन द कॉशन दैट मार्केट में हमें लग रहा है कि शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसके चलते एक हेज्ड पोजीशन है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। अगर आप यहाँ देखें तो एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको निगेट नहीं कर पाया है, और फ्राइडे का जो मूव था ये एक क्लासिक डाउन मूव था। बेरिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, नियर टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप हुआ है। 2610, 2580 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं दिसंबर फ्यूचर्स। 2665 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इक्विटीज की ओपनिंग से पहले एक बार कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग कैसी हुई है विश्वा बता रहे हैं, उसके बाद कुछ ट्रेड्स डिस्कस करते हैं।
देखिए, जॉब की जो रिपोर्ट आई है यूएस की, उसके हिसाब से लग रहा है कि वहाँ पर अभी भी मार्केट में जो मजबूती के संकेत मिल रहे हैं, इकोनॉमी में मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। लग रहा है कि फेड का रुख फिर से बदल सकता है। उस चिंता में कच्चे सोने चांदी पर आज दबाव दिख रहा है। हल्की कमजोरी के साथ MCX पर सोना 61,650 के आसपास, चांदी में 150 रुपए के आसपास की कमजोरी है, 72,350 के आसपास। लेकिन कच्चा तेल रिकवरी दिखा रहा है। फ्राइडे के सत्र में भी हमने देखा था रिकवरी थी, और आज भी यहाँ पर आधे से 1% के आसपास की तेजी दिख रही है। $76 के ऊपर ब्रेंट क्रूड है, और लगातार 7वें हफ्ते पिछले हफ्ते गिरावट दिखी थी, लेकिन पूरे हफ्ते में 4% गिरा था, लेकिन फ्राइडे के सत्र में रिकवरी यहाँ पर दिख रही थी। नेचुरल गैस में हल्की नहीं, आज काफ़ी कमजोरी दिख रही है, 5.5% नीचे है। 205 तक फिसल कर MCX पर नेचुरल गैस आ गया है, और नाइमेक्स पर भी 4 से 5% तक की गिरावट दिख रही है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर दायरे में कारोबार हो रहा है, धीमी शुरुआत हुई है। दिन के दौरान यहाँ पर आमतौर पर एक्शन बढ़ता है, आधे चौथाई से आधे % के आसपास की गिरावट सभी काउंटर में दिख रही है। लेकिन दिन के लिए 2 कॉल्स है। कॉपर यहाँ पर खरीदारी की सलाह आ रही है। ये जो गिरावट आई है यहाँ पर एंट्री का मौका दिख रहा है। कुबर्जी ग्रुप की 2 कॉल है, 732 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदे, लेकिन सोना बेचने की सलाह है। लग रहा है आज दिन के दौरान सोना फिसल सकता है, तो यहाँ पे सेल कॉल सोने के लिए और कॉपर में बाई कॉल आ रही है। ऑलराइट, शुक्रिया आप विश्वा, ये अपडेट बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब इक्विटी मार्केट्स को भी समझते हैं। ओपनिंग से पहले एक बार क्विकली कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट 2 स्टॉक्स जहां पर अच्छी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट से अभी सारेगामा को तो अजय डिस्कस करते हैं, आदित्य विजन को भी एक बार डिस्कस करते हैं, और वहां पर भी बड़े टारगेट्स की बात हो रही है, बड़ी पेनिट्रेशन हिंदी हार्टलैंड में उनका जिस तरह से एक्सपेंशन चल रहा है, और ये स्टॉक बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। अगर आप जून जुलाई से इसको देखें तो वहां से ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है, या फिर 2.5 गुना तो हो ही गया है वहां से। लेकिन यहां से और बड़ी ग्रोथ कितनी समझ आती है, एक बार अविनाश के साथ ये स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। अविनाश, नो डाउट जितनी भी हिंदी हार्टलैंड है, जो बड़ी स्टेट्स यूपी बिहार, वहां पर इतना बड़ा अभी भी पेनिट्रेशन की पॉसिबिलिटी इस तरह के कंपनीज को दिखती है। और ये जो एमके के रिपोर्ट में जो टारगेट्स भी दिखे हैं, जो उन्होंने जिस CAGR के साथ बात की है, आपको आदित्य विजन में यहाँ से कितने बड़े ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं? नहीं, पहली बात तो देखिए, पटना जैसे स्टेट में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपना ऑपरेशंस इस्टेब्लिश किया है। अभी ये दूसरे स्टेट्स में एंटर करने की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इनका जो मॉडल है वो काफी एसेट लाइट है। इनफैक्ट हमने इन कंपनी के मैनेजमेंट को जब मिला था तब इन्होंने कहा था कि जो भी मार्केटिंग के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ज्यादातर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है वही करती है। तो डेफिनेटली इनका मॉडल एसेट लाइट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और सबसे बड़ी बात ये ज्यादातर वर्ड ऑफ माउथ और रेफरेंसेस से काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करके इन्होंने ऑपरेशंस को स्केल अप किया है। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की पेनिट्रेशन अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में हो रही है, जैसे कि LCD टीवीज, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 1.5-2 साल इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सबसे बड़ी बात, इनका ब्रांड अभी काफी विजिबल और स्ट्रांग हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि अगले 1.5-2 साल में यहाँ से इवन फ्रॉम दिस बेस लेवल एक 35 to 40% की अपसाइड तो कंफर्टेबली पॉसिबल है। अभी भी कैपिटल स्ट्रक्चर काफी फेवरेबल है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स ग्रोथ मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए कम से कम 20-25% रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको आप बाय ऑन डिक्लाइन खरीदिए, और मेरे ख्याल से लंबे नजरिए से ही खरीदना शायद ठीक रहेगा फॉर अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड। आदित्य विजन लेके काम करिए, इसमें तब बड़ा काम होगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म विजन लेके चलेंगे तो शायद आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि नीचे से चला हुआ स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं। शिवांगी, एक मिड कैप कैश काउंटर है, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। सुब्रॉस, ये एक बड़ा प्लेयर है एयर कंडीशंस के लिए, लेकिन कमर्शियल व्हीकल के एयर कंडीशन के लिए। अब खबर ये आई है कि एयर कंडीशन इनके कैबिन जो है कमर्शियल व्हीकल के, ट्रक्स के जो कैबिन्स हैं उनको मैंडेटरी हो जाएगा मार्च 2025 से, यानी 15 महीने के अंदर। तो इनके ऑर्डर्स तो पहले आना शुरू होंगे। सुब्रॉस को इतना सारा सप्लाई कैसे कर पाएगा, वरना सुब्रॉस उसका चार्ट लेके ओहो 17% ऑलरेडी आज ही लग गया एसी पूरा का पूरा। लास्ट वीक पता है आपको इसमें ब्रेकआउट दिख रहा था एक्सपोर्ट्स को, फिर बीच में थोड़ा फ्रिजल आउट हुआ। लास्ट वीक का चार्ट लेके आए डेटा साहब, ओहो, तब तो फिर अगर ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है तो क्या करना? नहीं, बहुत ज्यादा चला ही नहीं, ब्रेकआउट दिखा, लेकिन 25 तक चला 7 दिन में। शिवांगी, क्विकली बताइए लेवल्स। स्टॉक को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक काफी अच्छा गैप अप देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से स्टॉक में तुरंत रैली आई है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑफ कोर्स न्यूज बेस्ड है। इसका जो पिछला हर्डल है उसको भी क्रॉस करते हुए स्टॉक अब नजर आ रहा है बढ़ते हुए। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हम लेवल्स पर से बता रहे हैं, यहाँ पे 560 तक के लिए
बाजार खुले हैं और पहला जो टिक आया वो करीब 3 पॉइंट का, यानी कि निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। और जैसे हम सुबह भी आपको बता रहे थे, निफ्टी के कोई दम ही नहीं होगा। आज क्या होगा ना, रेंज में रखेगा, स्ट्रॉन्ग बुल रन में हम चल रहे हैं, किसी भी डिप को बॉट होगा और कुछ वैसा ही आपको दिख रहा है। अब 17-18 पॉइंट ऊपर हैं, लेकिन फिर भी आपका रिस्क रिवॉर्ड, जैसे खुश भी बता रहे थे, हमने भी सुबह कहा नए वालों को ज़्यादा सोचना पड़ेगा। पुराने वालों के तो खैर मौज ही मौज है, लेकिन नए वालों को थोड़ा देख के अंदर आना पड़ेगा, क्या उनका रिस्क रिवॉर्ड इतना जस्टिफाइड है। 100 रुपये कमाने के चक्कर में 100 रुपये का रिस्क रहेगा बॉस, ये 1:1 है आपके लिए। तो 1400 शेयर इस समय एडवांसेस के साथ खुले, करीब 300 शेयर्स का डिक्लाइंस है। इसका मतलब यह है कि बाजार आज भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ओपनिंग करता हुआ आपको दिख रहा है। रेंज में रहने का, स्विंग करवाने का 100 से 125 पॉइंट का निफ्टी का आज का पूरा अधिकार है, वो आपको दिखाएगा भी। और बैंक निफ्टी आप उससे 300 पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, 150 पॉइंट ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने आपको दिखा भी दिया है। तो आगे चल के देखते हैं और कैसे ट्रेड बनता है। स्पेसिफिक स्टॉक्स के रहिएगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा काम करने को मिलेगा। ऑप्शंस वाले कृपा करके निफ्टी में नहीं आए। आज के जो टॉप गेनर हैं आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, वो है ONGC, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, SBI। आज प्रशांत की कॉल थी बैंकिंग में SBI। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, साथ ही टेक महिंद्रा, BPCL, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे आधे से पौने 1% तक की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। आज जो कमज़ोर काउंटर्स हैं उसमें डॉक्टर रेड्डीज़ है, एशियन पेंट, सन फार्मा, मारुति और बजाज ऑटोज़ हैं, जहां पर आज गिरावट 1 से 5% की है। डॉक्टर रेड्डीज़ पे जो रिपोर्ट आई है वो आपको पता ही है, उसका इम्पैक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, करीब 6% नीचे आ चुका है। अच्छी चीज़ ये है कि ये बाय जोन में वापस आया है, 5253 इसका बाय जोन था, मेगा स्ट्रॉन्ग एरिया था, तो इसको चेक कर सकते हैं कि गिरावट के बाद वापस का एक कैंडिडेट हो सकता है बाय का। दूसरा आते हैं नेक्स्ट 50 पे, अगर आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा DLF करीब 1.5% ऊपर, VBL, IRCTC आज संजीव जी ने दिया था 1% ऊपर है। BEL और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर्स भी आपको आज चलते हुए दिख रहे हैं। 1500 शेयर एडवांसेस के साथ हैं। बाजार एक बार हरे निशान में आ गया तो भी लाल निशान में नहीं जा रहा है, अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चलेगा बहुत ज़्यादा, उसको लेकर भी थोड़ा सा डाउट है। दूसरा इसके अलावा अगर आप चेक करेंगे आज जो वीक काउंटर्स हैं उसमें एक तो अडानी ग्रीन्स, कोलपाल है, टोरेंट फार्मा है और श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयर्स में आज थोड़ा दबाव भी है। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। भले आपको एडवांस डिक्लाइन आप बहुत अच्छी दिख रही होगी 1500 वर्सेस 300 शेयर, लेकिन फ्रंट लाइन शेयर्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि टिपिकली जो हीट मैप हम आपके सामने लेके आते हैं निफ्टी का टॉप 50 काउंटर्स का होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेजॉरिटी स्क्रीन लाल है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडाइसिस के अंदर कुछ नहीं होगा, स्टॉक स्पेसिफिक आपको मार्केट में काम करने को मिलेगा। ONGC, इंडसन और कोल इंडिया को देख के आपको लगता है कि ये मार्केट को यहाँ से 21,200-300 ले जाएंगे? नहीं लगता। अगर नहीं लगता है तो थोड़ा इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। दूसरा सन फार्मा, एशियन, डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर्स में गिरावट 1 से 6% की है। अब आपको छोटे झोले शेयर्स बता रही हैं प्रियंका, और साथ ही मार्केट के अंदर क्या करना है, फिर अजय मेहमानों को कनेक्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, मिड कैप में आप फिर से BOI को देखें। ये QIP ओपन होने के बाद जिस तरह की मूव आया 2%, another 2%, और उसके अलावा पतंजलि फूड 1600 के क्रॉस 1.5% तेजी के साथ। कुछ और स्टॉक्स में BHEL जैसे स्टॉक्स, ट्राइडेंट जैसे स्टॉक, AB कैपिटल, आपको याद होगा लास्ट वीक पेटीएम के बाद इस पर भी एक बड़ा डेंट आया था, लेकिन वहाँ से अब रिकवरी पिछले हफ्ते भी रिकवर होना शुरू हुआ था। बैंक्स में इंडियन बैंक, येस बैंक, इनमें थोड़ी सी मूव आपको दिखाई दे रही है, और रियल एस्टेट में आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे सोडा ऐश प्राइसेस के चलते लास्ट वीक में भी टाटा केमिकल्स में थोड़ी मूव आई थी, उसे ट्रेस करते हैं, वहाँ पर भी थोड़ी मूव दिख रही है। लेकिन जो सॉफ्ट काउंटर्स हैं आज उनमें फार्मा के कुछ नेम, सीमेंट के डालमिया भारत मूव चल चुके हैं, ये थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ है। टायर स्टॉक्स में बालाकृष्ण जैसे, और रियल एस्टेट में आप गोदरेज चल रहा है, लेकिन प्रेस्टीज, बालाकृष्ण, इनमें थोड़ी सी आपको सॉफ्टनेस भी दिख रही है। एक बार स्मॉल कैप को भी क्विकली ट्रेस कर लेते हैं कि वहाँ कैसा एक्शन, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो दिख रही है ऊपर के लेवल से बड़े स्टॉक्स में। मैस्काउ डॉक, यहाँ पर एक न्यूज़, उसका इम्पैक्ट क्लियर, 4% तक की तेजी वहाँ, और दूसरे स्टॉक्स में एलगी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे। रेणुका शुगर, ठीक है, लास्ट वीक खासे हैमर्ड हुए थे शुगर स्टॉक्स, लेकिन आज थोड़ी रिकवरी प्ले के मोड में दिख रहे हैं। एटलीस्ट रेणुका शुगर्स इस वक्त दिख रहा है आपको तेजी में। चलिए अपने पैनलिस्ट के पास जाते हैं तुरंत और स्टॉक आइडियाज ले लेते हैं। शिवांगी, आपसे शुरुआत, आपका मॉर्निंग ओपनिंग ट्रेड कौन सा रहेगा? जी बिल्कुल, मॉर्निंग ओपनिंग ट्रेड के लिए मैं ICICI बैंक को रीट्रेड करूंगी। यहाँ पे एक अच्छा ओपनिंग हुआ है, पूरे बाजार में भी हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे 1050 के लिए टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 990 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं।
ओके कुश, आपका ओपनिंग ट्रेड? अजय, सीमेंट्स वंस अगेन काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है, अच्छी मूव आई है, मुझे लग रहा है यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू एंड देन सम मोर। तो यहाँ पे सीमेंट्स पे पोजिशनली हमारा काफी अच्छा काफी लंबा व्यू है, 4000 प्लस तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। बट अगर नियर टर्म में कोई ले रहे हो तो 3900 3950 के 2 टारगेट से बाय करें और 3800 के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। बट आई वुड रिआइटरेट, पोजिशनली ये 4000 4200 तक भी जा सकता है, तो सीमेंट्स को बिल्कुल अपने रेडार पे रखें। 4000 4200 के लिए सीमेंस तैयार। मीनवाइल नया शिखर बैंक निफ्टी में न्यू हाई, जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, अब बहुत जल्द न्यू हाई बना करेंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सोनी पटनायक, आपका ओपनिंग ट्रेड कौन सा होगा इस समय? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा सिप्ला फ्यूचर्स सेल करने के लिए। आप करंट लेवल पे सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स में 1225 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और जो टारगेट रहेगा वो है 1180 1175। फाइन। अविनाश, आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक इस समय आपके रेडार पे है जो आप रिसर्च कर रहे हैं? इनफैक्ट अजय, एक पुराना स्टॉक जो हमने पहले भी रेकमेंड किया था वो हम वापस रिएट्रेट करेंगे और कंपनी का नाम है पीसीबीएल। देखिए, कंपनी लोअर क्रूड प्राइसेस से तो बेनिफिट करेंगी क्योंकि कंट्री का सबसे बड़ा कार्बन प्लेयर है और अभी हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा एक्विजिशन किया है, एक वाटर ट्रीटमेंट का कंपनी खरीदी है जो मुझे लग रहा है एक गेम चेंजर होगी आने वाले 1.5-2 साल के लिए। तो वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स एक बहुत बड़ा स्पेस है जहां पे हमने देखा है कि आयन एक्सचेंज है, वाटिक वाबाग है, लेकिन इस कंपनी को इन्होंने खरीदा है, मेरे ख्याल से काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसकी एक बार कंसोलिडेशन मर्जर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि पीसीबीएल को एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा और एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस मिलेगा। तो हमारा मानना है कि साल भर का नजरिया कोई रखता है तो स्टॉक करीबन 285 से थोड़ा सा करेक्ट हो चुका है, 257 258 चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 325 330 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो ये जरूर एक्यूमुलेट करिए, मुझे लग रहा है अच्छी वैल्यू बन सकती है। और ऊपर से ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार से ट्रैक्शन हमको दिख रहा है तो कोर बिजनेस तो अच्छा चलेगा, लेकिन FY25 के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक्विजिशन का पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिले, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक साबित हो सकता है। इनफैक्ट अभी मैनेजमेंट ने इंटरैक्ट भी किया था, एक पूरा इन्होंने इन्वेस्टर डे किया था अपने ग्रुप का। फिलिप्स कार्बन में काफ़ी इंटरेस्ट है बाजार का, अंडर परफॉर्म भी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नाम इसका है नहीं, अब पोर्टफोलियोज में नहीं है, अब रुझान बढ़ रहा है इसका क्योंकि ये जो बहुत सारे रीजन अविनाश ने बताए। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा, शिवांगी, डॉक्टर रेड्डीज लेके आई है ज़रा। डॉक्टर रेड्डीज में एक नेगेटिव खबर आई है, बहुत भीषण तरीके से स्टॉक गिरा है, 6.5% गिरा है, इस समय करीब 43-70 का भाव हो गया है। आप किस लेवल पे इसको विजिट करना चाहेंगी? जी, पूरी फार्मा स्पेस जो है हमने देखा है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, इट्स नॉट विद द मार्केट और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। ऑल्दो सेल करना है तो यहाँ पे जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो थोड़े और नीचे के हैं, 5480 तक के लिए, सॉरी 5240 तक के लिए, और 5480 का एक स्टॉप लॉस बनते हुए नजर आएगा। देखिए, जी वाली खबर हमने आपके सामने रखी थी, आपको ना इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना होगा। हालांकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सपाट ही है अभी तक तो जी एंटरटेनमेंट तो, लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि ये दिन भर शांत रहेगा। ये ऊपर और नीचे दोनों की इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, और अगले 3-4 दिनों में 10% के मूव के लिए तैयार होइएगा, ठीक है। तो इसलिए रिस्क रिवार्ड सब कुछ चेक करा के आराम से बैठिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, न्यूज़ आने पर ही ज़्यादा रिएक्शन होगा, बट जैसे न्यूज़ मार्केट में लीक होगी ना या खबर आएगी सिस्टम में, ये आपको देखने भी नहीं देगा शेयर। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा, शेयर हमने आपको 2-4 दिन से IFCI नोटिस करवा रहे हैं, शेयर हो गया 5-6% इनफैक्ट अभी ऊपर है ये। तो आपको ना बहुत ही स्पेसिफिक होकर काम करना है, मार्केट वहीं का वहीं है, लेकिन आपको स्पेसिफिक होकर काम करना है। 6% ऊपर आ गया। अब इसके बारे में व्यू भी लेंगे। एक शेयर हमने आपको सुबह बताया था, RBL बैंक, अजय ने भी बताया था कि उनका एक नोट जो है बाकायदा, उनकी एक एनुअल रिपोर्ट्स वो बाकायदा उसमें एक्सचेंजेस पे पढ़िए, आप उसको पढ़िएगा ज़रूर। मैंने भी नहीं पढ़ी, मैं भी पढ़ूंगा उसको। RVL बैंक करीब 2% ऊपर है। इंडिया सीमेंट हमने सुबह आपको बताया था, वो ऑलमोस्ट सपाट है, लेकिन सीमेंट में बस काफ़ी है, एक बार इसको भी चेक करवाएंगे। एक काम कीजिए खुश, हमने 2-4 बार आप थे स्क्रीन पर जब हमने IFCI के बारे में जिक्र किया, हमें ऐसा लगता है कि ये दिसंबर 31 से पहले ही ना ये 33-34 का रेट आराम से कर देगा।
और अगर सब कुछ ठीक रहा, इलेक्शंस की तरफ गवर्नमेंट रिपीट आने हुई दिखी ना, तो ये शेयर 50 रुपये का भी हो सकता है, ऐसा टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं। एक बार आपकी रिकमेंडेशन IFCI के रिगार्डिंग। तो देखिए मोमेंटम यहाँ पे जो है पॉजिटिव है, ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड्स है। थोड़ा RSI नेगेटिव डाइवर्जेंस का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ कॉन्फर्मेशन अभी नहीं है। तो मैं कहूंगा कि अगर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल लेके चले, नई पोजीशन हो तो भी ले सकते हैं, क्योंकि एक डिप के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने फिर से अपना अपमूव शुरू किया है। हालांकि 50 रुपए के टारगेट्स यहाँ पे इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू मेंशन, बट जिस तरीके का मोमेंटम सेटअप यहाँ पे है, आप यहाँ पे 34 और 37 के 2 टारगेट्स के लिए पोजिशनल बाय कर सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट जोन बना है स्टॉक का, करीब 2450 25 रुपीज जो है इसके आसपास। तो एक अच्छे मूव के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड और आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अगर मैं देखूं तो टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से फेवरेबल है। तो 25 का स्टॉप लॉस लेके चले, 34 और 37 38 की जो रेंज है यहाँ तक के लिए आप पोजिशनल बाय इसमें कर सकते हैं। आई मीन विल इट कम बाय द एंड ऑफ द मंथ, लिटिल अनलाइकली, लेकिन जिस तरीके का अपमूव इसका आया है और इतने समय के बाद एक ब्रेकआउट आया है, ये कुछ समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है, along with the factors that you already mentioned. ओके, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको 2-4 दिन पहले एक उज्जीवन के नाम से कंपनी आपको नोटिस करवाई थी, उसका नाम था उज्जीवन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। 62 रुपये का इस समय चल रहा है, शायद 58 रुपये के आस, ये नहीं तो दूसरी कंपनी है, यस ये वाला 4.5 रुपये का स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम स्टार्टिंग में है और ये शायद 58-60 के आसपास था जब हमने आपको ये नोटिस भी करवाया था, कल परसों की बात है। ये अच्छा चल सकता है उज्जीवन। एक बार सोनी जरा आप इस शेयर को चेक करेंगे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 62 रुपये का है आज की डेट में। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट काफी क्लियर है और 60 के ऊपर ही वो कंफर्मेशन दिया है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। सो कोई भी अगर यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे 60 पे ट्रेल कर दीजिए स्टॉप लॉस। फ्रेश एंट्री के लिए भी 60 का ही आपका स्टॉप लॉस बनेगा। पहला टारगेट 65 का रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 68 to 70 के रेंज में जा सकता है। सो आप इन 2 लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 65 एंड देन 68। ऑल राइट, ये तो जीवन स्मॉल फाइनेंस पे बात हुई। निफ्टी का इस वक्त फार्मा सेक्टर का हैवी वेट सबसे बड़ा ड्रैगर इस वक्त 6% की गिरावट, क्योंकि वहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस इशू हुई हैं एक यूनिट के लिए उनकी हैदराबाद की। 6-6.25% की इस गिरावट में इस वक्त किस लेवल पर आप एक सपोर्ट देख रहे हैं प्रशांत? कुछ बताएं, डॉक्टर रेड्डीज को इस वक्त किस तरह अप्रोच करना चाहिए? So प्रियंका, फर्स्ट अप बॉटम फिशिंग करने की कोशिश यहाँ पे व्यूअर्स को, ट्रेडर्स को नहीं करनी चाहिए। देयर इज स्टिल सम डाउनसाइड लेफ्ट इट सीम्स लाइक। हालांकि देखिए आप रिकवरी आप देखेंगे जो डे का लो है वहां से, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा वेट करें। एक अच्छा सपोर्ट जोन जो है इसका वो 5300 5350 के जो जोन्स हैं इसके आसपास है। तो थोड़ा वेट कर जाएं, अगर वहां सपोर्ट लेता है तब हम कंसिडर करेंगे, बट अदरवाइज मैं कहूंगा कि यहाँ पे बाइंग की बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ना ढूंढें। शॉर्ट के लिए भी शायद थोड़ी सी देर हो गई है, so now we'll just wait for the stock to perhaps find its feet. So 5350 is the next level that I'll watch for. किसी की शॉर्ट पोजीशन पहले से रही हो then it's a good idea कि आप इसको 5350 के टारगेट्स के लिए ही होल्ड करें, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 5475 के आसपास निकल के आएगा। तो फ्रेश शॉर्टिंग नहीं, एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। करना भी चाहिए। 6% टूट चुका है ऑलरेडी। लास्ट वीक आईटी काउंटर्स अच्छे बाउंस बैक हुए थे और लार्ज कैप आईटी से भी पार्टिसिपेशन आई थी। मिड कैप आईटी तो थे ही ऑफ कोर्स, लेकिन आज वो मोमेंटम क्या कंटिन्यूड? इनिशियली तो फेस ऑफ इट दिख रहा है, लेकिन क्या कोई बेट लेनी चाहिए इस वक्त आईटी स्टॉक्स पर? और ऑफ कोर्स काफ़ी फेवरेबल हो भी गए हैं क्योंकि इतनी गिरावट के बाद क्या इनमें अब इन लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बनती हुई दिख रही है सिलेक्टिव स्टॉक्स में? यस, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से सोनी हमें बताएंगे कि आज आईटी में कौन सा स्टॉक समझ आ रहा है उन्हें। जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ पे आईटी में हम देखेंगे तो परसिस्टेंट भी अच्छा लग रहा है, बीसॉफ्ट भी अच्छा है, एचसीएल टेक भी अच्छा है। सिंस ऑलरेडी ना एचसीएल टेक आज पैनलिस्ट में डिस्कस हो चुका है, तो एक फ्रेश स्टॉक देना चाहूंगी, वो है बीसॉफ्ट। बीसॉफ्ट में बहुत अच्छे लेवल से 650 का एक बेस सपोर्ट बना रहा है और 650 के नीचे ज्यादा भी नहीं है। कोई भी डिप आता है तो 650 डिफेंड हो जाता है। सो बीसॉफ्ट आप बाय कर सकते हैं 650 स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 700। एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ जरा कोचिन शिपयार्ड के चार्ट को देखिए। आज अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में ही स्टॉक जो है 2% ऊपर आ गया है
1290 के आसपास है। इसका लंबा चार्ट लेके आइए डॉक्टर साहब, ये क्या लेवल्स दिख सकते हैं इसमें? अजय, ये बिल्कुल अच्छे मोमेंटम में है मेरे हिसाब से। यहाँ पे बाइंग बिल्कुल बनती है पोजिशनली। थोड़ा सा पॉज हमने देखा था करीब 1230 के जो लेवल्स थे इसके आसपास, जो इसका प्रीवियस हाई था। बट अक्सर मैंने भी इसको इसको पे इसी चैनल पे रिकमेंड किया है काफी बार, और हमारे टारगेट्स भी हिट होते हुए नजर आए हैं। मैं अभी भी यहाँ पे पोजिशनली बहुत बुलिश हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे 1450-1500 तक के लेवल पोजिशनली देखने मिल सकते हैं। देयर इज अ वेरी क्लियर अपस्विंग। वॉल्यूम्स में भी अगर आप देखें तो मार्जिनल ही सही, बट अपटिक आपको देखने मिला है। सो द एनवायरमेंट्स आल्सो फेवरेबल, द स्टॉक्स आल्सो परफॉर्मिंग। सो नो रीजन कि अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो उसको सेल करके निकलें। पोजिशनली 1400-1450 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। अब जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन के आएगा वो 1225 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास हैं। सो कोचिन शिपयार्ड, एड मोर और होल्ड। और होल्ड। एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी लेके आए डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छी बाइंग उसमें अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में नज़र आई थी। उसके बाद एक फ्लैटिश मूवमेंट आ गया। ये देखिएगा, सस्टेन नहीं कर रहा है हायर लेवल्स। बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट डेज लो पे आ रहा है, लेकिन इसको आप कमज़ोरी का साइन मत समझिएगा। ये कोई बहुत बड़ी कमज़ोरी का साइन नहीं है, ये ईगरनेस है, थोड़ा अनवाइंडिंग का आपको लेवल्स नज़र आ रहे हैं। एक स्टॉक सुबह इन्होंने यूज़ किया था, क्या नाम है, अपने अविनाश जी ने, अनंतराज इंडस्ट्रीज, जरा लेके आइए। सिर्फ QIP 14 तारीख को फंड रेजिंग की मीट होने वाली है, सिर्फ इतना ही डाला है। स्टॉक 300 की तरफ। कुछ आपने भी एक बार बात की हुई है पहले, कुछ हफ्तों पहले स्टॉक की, एक बार रिविजिट करेंगे? कुछ बिल्कुल देयर इज। जी अजय, देखिए यहाँ पे अब एक ही बस छोटा सा कंसर्न है कि ओवर हीटिंग की तरफ चला गया है, विच इज अ टेक्निकल फैक्टर। बट अदर देन दैट आई रिमेंबर द डेज जहां पे आपने 100 रुपए से इसको हमारे रेडार पे, आपके दर्शकों के रेडार पे डाला था, और वो दिन है और आज का दिन है। इट्स प्रैक्टिकली ट्रिपल्ड फ्रॉम देयर। Except for the overheating fact across multiple time frames, I would say there isn't anything that is too detrimental. बहुत ही strong फुट पे है। थोड़ा सा अगर ट्रेडिंग के लिहाज से कोई लेना चाहता हो तो थोड़ा सा डिप्स का वेट करें और फिर बाय करें, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। अब डिप्स कहां तक, 275 से लेकर 270 का जो जोन है इसके आसपास मिले तब बाय करें। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जिन्होंने आपकी कमेंट्री सुन के इसको लिया हो, बिल्कुल राइड करके चले। देयर इज द वे इट्स शेपिंग अप, वॉल्यूम्स में भी अपटिक है, मोमेंटम भी अच्छा है। आई थिंक दिस कुड वेरी इजीली क्रॉस 325 to 340 लेवल्स इन द कमिंग मंथ्स टाइम। बट फ्रेश पोजीशन लेना चाहें तो थोड़ा सा डिप का वेट कर लें। आज शुरुआत में एक सेंचुरी प्लाई नाम की कंपनी है, करीब 6% ऊपर है। वॉल्यूम भी ठीक है, एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम उसके अंदर आज ट्रेड हुआ है। एक बार आप जरा स्क्रीन पर दिखाएंगे, सेंचुरी प्लाई 700 कुछ रुपये का शेयर, ये सी वाला है। ये 6.5% आज या ऊपर, 1 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम हो चुका है। इनफैक्ट 2 लाख, पौने 2 लाख का शेयर का आज वॉल्यूम इसके अंदर हुआ है, और ये एवरेज वॉल्यूम से कहीं ज़्यादा है, मल्टीपल्स है मैं बोलूँगा। तो एक बार ज़रा सेंचुरी प्लाई के अंदर आज का सर्किट भी लग सकता है क्या, एक बार चेक करेंगे सोनी आप। सेंचुरी प्लाई सर्किट के लिए शेयर जा रहा है। जी डिम्पी जी, यहाँ पे ब्रेकआउट काफी क्लियर है और काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है, वॉल्यूम्स भी बन रहे हैं। सो अभी जो आपको ट्रेड स्टॉप लॉस करना है वो 705 पे आपको लेके आना है। स्टॉप लॉस 705 जब तक होल्ड करता है, ये 760 780 के रेंज में जा सकता है, जहां पे आप फाइनल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो 705 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए 760 780 टारगेट्स के लिए। ठीक है, आज फर्टिलाइज़र स्टॉक्स वापस से चल रहे हैं। आप RCF स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, फैक्ट दिखा सकते हैं, इसके अलावा आप दिखाना चाहे चंबल फर्टिलाइज़र्स दिखा सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र वाली कंपनीज़ हैं सारी ठीक हैं, आज वो चल भी अच्छा रही हैं, और इन्होंने मतलब जैसे कहते हैं ना, कह के चलना, ये कुछ वैसी ही कंपनीज़ हैं आजकल हो गई हैं। एक बार जरा चंबल पे एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। ये रुका था 350 के आसपास, जितना मेरे को याद है, कल परसों भी रुक गया था ये चंबल फर्टिलाइज़र्स। पर ज़रा स्क्रीन पे लेके आए तो यस, अभी 340 चल रहा है। शिवांगी, ये पार हो जाएगा 350? ये दो बार ऐसा हुआ, एक बार इनफैक्ट ऐसा हुआ जब ये यहाँ से वापस आया है। इस सेकंड टाइम तो वहाँ से वापस नहीं आ जाएगा। 4 पे का रिस्क नहीं लेंगे मैम हम।
फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मुझे चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव लग रहा है। वीकली में एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन भी बनते हुए दिख रहा है और डेली में होल्ड भी कर रहा है। स्टॉक में थोड़े बहुत कूल ऑफ के बाद हमने देखा है कि वापस मोमेंटम में नजर आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय है कि जो नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो 360 के आसपास है। 340 का एक सपोर्ट को ध्यान रखें। काउंटर और इसके अलावा कुछ और काउंटर जिनमें अच्छा मोमेंटम है, बिल्टअप है, उसमें ग्लेनमार्क पर भी एक अच्छी मूव दिख रही है इस वक्त। ग्लेनमार्क को यहाँ से ऐड करेंगे क्या आप कुश? तो प्रियंका थोड़ा वेट करना प्रेफर करूंगा। द रीजन इज वेरी सिंपल। अगर मैं पिछले 3 से 4 दिन का मूव देखूं तो 825 830 का जो जोन है यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और सही भी है, क्योंकि अगर इसके आप थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो इन्हीं लेवल्स के आसपास से एक बार इसमें डिप आया था। अप मूव जो है ये थोड़ी सी ग्रेजुअल है, विच इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पे मोमेंटम भी थोड़ा सा मिसिंग है। सो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। मेरे लिए एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन ग्लेनमार्क विल बी जब 830 क्रॉस होता है। अब वहां से आपके लिए जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो 875 और 895 के रहेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर जाएं, 830 क्रॉस होने के बाद इसमें एक फ्रेश पोजिशन ले, और इन दैट केस जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब 785 के पास रहेगा। ओके, ऑल राइट। पिछले कुछ मिनटों में बैंक्स में और फाइनेंस काउंटर्स में एक मूव तो आई है। इनफैक्ट आप एसबीआई को भी देखें और बजाज ट्विंस को भी देखें तो वहाँ पर भी मूव आई है। बजाज ट्विंस में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं भी किया है लास्ट वीक जब एफआईज फेवरेट काउंटर्स चल रहे थे। क्या बजाज फाइनेंस पर के लिए एक सोनी व्यू बनाना चाहिए? किस तरह से दिख रहा है आपको काउंटर्स पे? अप्रोच कैसे करें? देखिए, बजाज फाइनेंस में हम देखेंगे तो ऑलरेडी वो एक फॉल के बाद थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है एंड अभी जो लेवल है वो 7450 के आसपास उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। सो एट एनी पॉइंट यहाँ पे और 50 पॉइंट का मूव नजर आ रहा है, बट वहां पे अगर रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाया तो दोबारा से नीचे आ सकता है। सो वेट एंड वॉच की यहाँ पे राय रहेगी। 7450 का लेवल अगर क्रॉस करता है तभी जाके वहां पे आप एंटर कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 7600 7650। जब तक वो क्रॉस नहीं करता है तब तक एंटर मत कीजिए, और 7450 को क्रॉस करने के बाद जो आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो है 7390 का। सो वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। एक बार लेवल्स क्रॉस होते हैं तो ही आप इसमें एंटर करिए। ये इरेडा को देखिए, फ्राइडे को भी बहुत बड़ी चाल दी थी इसने और अभी आज भी इरेडा 6% ऊपर है, 75 क्रॉस है। खबर क्या है कि इन्होंने रिटेल डिवीजन लॉन्च किया है। इन्होंने रिटेल डिवीजन लॉन्च किया है जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम्स में भी लोन का काम करेंगे, और ये पीएम कुसुम योजना के अंदर है। बड़ा वॉल्यूम बन सकता है इसमें, क्योंकि आपको सबको पता ही है कि कितना तेजी से अडॉप्शन हो रहा है रूफटॉप सोलर का भी सिटीज में। तो इस स्टॉक को भी आप ध्यान रखिए। इस खबर पे आज गर्म है, फ्राइडे को भी ऊपर था। शिवांगी, ये तो लेटेस्ट आईपीओ है, आप चार्ट्स देख पाएंगे इनके शॉर्ट टर्म चार्ट्स या मुश्किल होगा? जी बिल्कुल लेटेस्ट है, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो तो अब मुश्किल है रीड करना, पर जिस तरह से हमने देखा है इसका प्राइस मूवमेंट है वो काफी पॉजिटिवली ही नजर आ रहा है। जिन्होंने लिया हुआ है उनको मैं बोलूंगी ट्रेल कर सकते हैं आगे की तरफ। जो फिलहाल इसका जो सपोर्ट है वो 74 के आसपास नजर आते हुए दिख रहा है, और 78 के लिए हम इमीडिएटली अब इसमें वेट करते हैं। ऑल्दो डेटा कम है तो जो स्ट्रक्चर है वो नहीं अभी फुल्ली नजर आ रहा दिख रहा। यूनाइटेड ब्रूअरीज को लेके आइए साहब। आज सुबह हमारे रिसर्चर्स बता रहे थे कि नया मैनेजमेंट आया है और मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, काफ़ी मार्केट शेयर को वापस लाने की बात कर रहे हैं। आज नीचे के भाव से 1715 से स्टॉक ऊपर आके 40 की तरफ आया है। खुश, आप इनके प्रोडक्ट्स के शौकीन है या नहीं पता, लेकिन चार्ट्स पे जरूर नजर गई होगी। नहीं, अजय प्रोडक्ट से तो कभी वास्ता पड़ा नहीं है बट बिल्कुल स्टॉक तो ट्रैक कर ही सकते हैं। नहीं, इट्स अ वेरी क्लियर अप मूव ऑन दिस वन। फ्राइडे को मार्केट की प्रॉफिट बुकिंग के साथ थोड़ा सा ये नीचे आया था, बट ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे काफी अच्छी है। ओवर हीटिंग की तरफ जा रहा है, बट देयर स्टिल सम रूम लेफ्ट ऑन द अपसाइड। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ से भी दिखा सकता है। 1750 के आस
एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, नॉट अ बिग वन, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार के लिए हम उसको टेक इट इन आवर स्ट्राइड। तो 1750 इस मूव में, इस रैली में यहाँ से क्रॉस हो सकता है। तो नेक्स्ट मीनिंगफुल लेवल जो हम देख रहे हैं वो 1780 है, और उसके बाद जो इसने हाई बनाया था करीब 1800-1810 के आसपास, इन लेवल्स तक के लिए एक फ्रेश एंट्री बिल्कुल ली जा सकती है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये बहुत ही क्लियर है, 1700 के जस्ट नीचे, विच इज 1690 के आसपास में स्टॉप लॉस रखूंगा। तो अच्छा मोमेंटम है, माइनर हर्डल क्रॉस होते ही मेरे ख्याल से 1810 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जी एंटरटेनमेंट शो नोटिस करवाया था कि ये ऐसे नहीं बैठेगा। आप इसको ऐसा नहीं रख सकते कि ये सिर्फ आधा % ऊपर नीचे करेगा आज दिन भर में। ये अपने आप को तैयार रखेगा। ये 2% ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है। अब ये आपको ध्यान होगा, हमने 270 की एक कॉल भी प्लस करवा रखी है आपको 14 रुपीज़ के रेट पे, और हमने आपसे ये कहा है कि 14 या तो अपना ही बाय का स्टॉप लॉस लगाओ, या तो आप 1-2 रुपया ऊपर नीचे करके अपना स्टॉप लॉस लगाओ। अभी ये रेट आ रहा है 270 की कॉल का, मेरे पास जो रेट आ रहा है वो 21 रुपये चल रहा है। वैसे बाय द वे हमारा ये अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो अपडेट, इसको एक बार वापस से आप फायर कीजिए, बंद करके वापस से फायर करेंगे। 29% ऊपर है ये कॉल। जो मेरे पास लाइव मार्केट रेट है वो 21 रुपये के रेट के आसपास है। थोड़ा ध्यान से आप ट्रेड कीजिए, इस कॉल को भी पकड़ के रखिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जिनको ना रिस्की ट्रेड लेने की थोड़ी थोड़ी आदत है ना, ये उनके लिए है ये शेयर। जिनको बिल्कुल शांति से बैठना है, बिना खबर का इम्पैक्ट से बैठना है ना, वो जी एंटरटेनमेंट को देखे भी ना अगले 10 दिन के लिए, क्योंकि ये बहुत मूवमेंट ऊपर नीचे करेगा। खैर एनी हाउ, मैं स्टॉक से 1 मिनट के लिए बाहर निकल रहा हूँ। आपको मैं टाइम टू टाइम इसलिए नोटिस करवा रहा हूँ क्योंकि ये जोरदार मूवमेंट देने के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए मेरा बस नोटिस करवाना। आप चाहो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लो, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे खबर लो आप उस हिसाब से। खैर एनी हाउ, एक शेयर और है जो आज हमारी लिस्ट में दिख रहा है ऊपर, वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। कुछ शायद मेरे को ये तीसरी चौथी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के बारे में। जब भी पूछता हूँ तभी चलता है ये शेयर। अभी और कितना चलना चाहिए सर? डिम्पी, आई होप ये कोरिलेशन बिल्कुल बरकरार रहे फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूअर्स, कि आप पूछें और ये चलता रहे। देखिए यहाँ पे जो हमने पिछली बार भी बात की थी कि 385 से 390 का जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो पिछले हफ्ते इंट्राडे बेसिस पे उसको बिल्कुल क्रॉस किया था, 396 का एक हाई लगाया था, बट अगर आप देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे उसे नहीं क्रॉस कर पाया है। बट दिस इज व्हाट वी कॉल एन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो 385 के ऊपर की क्लोजिंग जब होगी तो यहाँ पे आप एक बड़ी छलांग आते हुए देखेंगे, जहां पे 405 और 425 के जो लेवल्स हैं ये मेरे हिसाब से एज ए टारगेट एक्ट करेंगे। तो मूव अच्छा है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हमने पिछले हफ्ते अच्छी स्पाइक होते हुए देखी हैं, तो बिल्कुल इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। माइनर रेजिस्टेंस एट 385, बट द काइंड ऑफ मोमेंट मुझे लग रहा है ये क्रॉस हो जाएगा। अब जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 365 ये एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। राइट, क्विकली आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट के लिए। तो ऑप्शंस का चैंपियन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए आज जो ट्रेड लेकर आया वो है अमोल 8 वाले। उनसे बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के। मॉर्निंग अमोल, बताएं क्या ट्रेड है आपके पास? जी गुड मॉर्निंग। मुझे एक HDFC लाइफ का 680 का दिसंबर का कॉल ऑप्शन अच्छा लग रहा है। एट करंट लेवल 12 और 13 के रुपीस के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 9 रुपीज और टारगेट उसका रहेगा 22 रुपए पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,000 तक का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3,300 का। एक करेक्शन पूरा किया है स्टॉक ने और अच्छे सपोर्ट्स लेवल पे, तो टेक्निकल बाउंस बैक के लिए स्टॉक ड्यू है। फाइन, HDFC लाइफ और इनफैक्ट नॉन इंश्योरेंस लाइफ सेक्टर में इस वक्त एक फेवरेबल HDFC लाइफ, इस पर 2 बड़ी रिपोर्ट्स भी लास्ट वीक आई थी। तो फंडामेंटल रीजंस और टेक्निकल रीजंस के बिहाफ पर, फंडामेंटल रीजन तो मैं ही आपको बता रही हूँ, और टेक्निकल रीजन के बिहाफ पे अमोल इस वक्त HDFC लाइफ की कॉल खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़े रिस्की ट्रेड्स होते हैं, इसलिए आप स्टॉप लॉस जो कि 9 रुपये उन्होंने सजेस्ट किया, इसका ध्यान जरूर रखें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इसमें ट्रेड लें। अमोल, बहुत बहुत शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। चले बढ़ेंगे आगे, कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। ऑटो स्टॉक्स में भी पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छी मूव थी और एक हाइक टाटा मोटर्स ने भी अनाउंस की है अपनी CV सेगमेंट के लिए।
और ये हाइक होगी जनवरी से। इससे पहले मारुति की हाइक की भी न्यूज़ आ चुकी थी और ये स्टॉक चले भी हैं। हालांकि कितना हाइक होगा ये अभी नहीं पता था, लेकिन ये 3% तक का हाइक करेंगे, ये बात हो चुकी है। अब ये कितना भाव में आ चुका है, जब ये स्टॉक को देख रहे हैं ज़्यादा चला ही नहीं, 1% की मूव, लेकिन 750-740 तक के टारगेट एक शॉर्ट टर्म में हमारे एक्सपर्ट्स बता भी रहे थे। टाटा मोटर्स पर इस वक्त कैसे आप अप्रोच रखेंगे सोनी? प्रियंका जी, टाटा मोटर्स आई थिंक अभी भी काफी स्ट्रांग ही है। 690 700 का एक सपोर्ट जो उसने बेस बनाया है वो अभी भी इंटैक्ट है। सो जब तक वो 690 के नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक प्रॉफिट बुकिंग या एग्जॉशन के चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। ऑन द अपसाइड आप देख सकते हैं 740 750 के लेवल्स आते हुए, सो आप 740 750 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीद सकते हैं और 690 स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टाटा मोटर्स जो अभी स्ट्रेंथ के साथ मूव करता हुआ आज बैंक्स के लिए, लार्ज कैप बैंक्स में क्या कोटक महिंद्रा बैंक भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। और इनफैक्ट बैंक्स जिस तरह की मूव दिखा रहे हैं, और पीएसयू बैंक्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्पेस बैंक्स में भी आपको मूव दिख रही है। इस वक्त चॉइस क्या करनी चाहिए प्राइवेट वर्सेस पीएसयू बैंक? ऑफ कोर्स पीएसयू, मिड कैप पीएसयू में तो कई सारी चॉइसेस हैं, क्या प्राइवेट स्टॉक भी कोई अच्छा दिख रहा है इस वक्त सोनी? जी प्रियंका जी, प्राइवेट में ऑलरेडी जैसे कि हमने डिस्कस किया है, एक आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है, कोटक बैंक भी यहाँ पे हम देखेंगे तो अच्छे लेवल्स पे है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। सो 1855 का अभी जो सीएमपी चल रहा है, यानी कि 1800 का उसने रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, 1800 के कॉल राइटर्स एग्जिट हो चुके हैं, अभी वो 1900 और 2000 के लेवल पे जाके बेस हो चुके हैं। सो 1855 का जो करंट लेवल है आप वहां पे भी देख सकते हैं। 1900 टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 1820। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ से 1820 स्टॉप लॉस के साथ 1900 टारगेट्स के लिए अच्छा लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल लग रहा है। ठीक है, कुछ और शेयर्स चेक करते हैं। मैं जरा डेरिवेटिव सेगमेंट की शीट को अभी अपडेट कर रहा था अपनी, उसमें से मेरे को देखा कि मदरसन सुमी भी ठीक है। आज सोनी शायद आपकी तरफ से दिया गया था ना मदरसन सुमी? जी डिम्पी जी। सोनी आपने दिया था मदरसन ना, आज आपका ट्रेड था। अगर आपका ट्रेड एक बार वापस से रिवाइज कीजिए भी। जी टिम्पी जी, आज मैंने रेकमेंड किया था मदरसन। पहला टारगेट से 98 का टारगेट था, दूसरा जो 100 का टारगेट था अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट आप स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट में आ रहा है, तो आप 93.5 तक स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। 100 टारगेट्स के लिए वेट कीजिए, 100 पे आप फुल बुक प्रॉफिट कर सकते हैं। इनफैक्ट 100 के ऊपर अभी सस्टेन भी अगर करता है तो 103 104 के लेवल्स भी नजर आ रहे हैं। सो वो भी पोजिशनल आप होल्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाता है आप एक बार स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर सकते हैं, अपने कॉस्ट के ऊपर ला सकते हैं, तभी जाके आप 104 टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। काफी अच्छा लग रहा है इस लेवल से भी। पहला टारगेट ऑलरेडी हो चुका है, सो हम दूसरे टारगेट्स का वेट करेंगे। आपका लग सकता है टारगेट। मैं एक्चुअली बताऊं, अगर आप ओपन इंटरेस्ट की शीट को अब आप भी देखेंगे, आप सबके पास होगा, अगर आप ओपन इंटरेस्ट की शीट को थोड़ा ट्रेंडिंग करके चेक करें ना, तो आपको सबसे बड़ा ओआई तो डॉक्टर रेड्डीज पे, लेकिन उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ओआई एडिशन जिसमें आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं शुरुआत में, मैं लाइव बता रहा हूँ, वो मदरसन में ही बन रही हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मदरसन आपको 9800 वाले लेवल्स को आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे। एक तो ये है, दूसरा सीमेंट कंपनीज के अंदर भी पोजीशनिंग अच्छी है, बट सीमेंट के अंदर क्या है कि सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं हो रहा उतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वन डे बिफोर शायद थोड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा आज वो आपको तरसा सकता है। एक बार इंडिया सीमेंट वापस से दिखा सकते हैं आप, तो वो ना प्राइस एक्शन नहीं हो रहा। ओपन इंटरेस्ट एडिशन ठीक है, बट प्राइस एक्शन की थोड़ी कमी है। बस ये शेयर था। अच्छा, एक और शेयर भी है SCL टेक, ये आ गया इंडिया सीमेंट 1.5 रुपये ऊपर। ये थोड़ी देर पहले लाल निशान में था, हमने सुबह आपको ये नोटिस करवाया था शेयर, RBL भी और इंडिया सीमेंट भी। एक शेयर और है SCL टेक, इसका भी प्राइस एक्शन की दिक्कत है, नहीं तो ये भी चलेगा। और एक बाटा इंडिया भी आप दिखा सकते हो, एक बार जरा बाटा इंडिया भी दिखाना, SCL टेक, और एक जरा बाटा इंडिया दिखाई तो बाटा इंडिया 2% ओआई एडिशन के साथ इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। बाटा इंडिया चेक करवाते हैं। खुश सर, आप चेक करेंगे बाटा इंडिया? बाटा इंडिया के पहले क्विक अपडेट दे दें। आज सुबह हमने डॉक्टर लाल पैथलैब्स दिसंबर फ्यूचर्स शॉर्ट की कॉल दी थी, जहां पे जो टारगेट्स थे ये 2610 2580 के थे। तो जो पहला टारगेट है वो तो अचीव हो गया है, सेकंड टारगेट के करीब जा रहा है।
तो मेरे हिसाब से अगर कुछ व्यूअर्स ने ये पोजीशन ली हो तो बिल्कुल मेंटेन रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दें, करीब 26 30 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, और अपना प्रॉफिट जो है उसको लॉक करते चलें। तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स शॉर्ट पोजीशन जो है अभी भी कंटिन्यू कर रखें। अब जहां तक बाटा इंडिया की बात है, देखिए बहुत ही शार्प इसमें हमने अप मूव जो है ये आते हुए देखा आफ्टर अ ब्रीफ राउंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो अपसाइड मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है 1700 के आसपास, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल दोनों ही लिहाज से अगर देखें तो रेजिस्टेंस है, बट दैट इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। तो 1700 के टारगेट्स के लिए बाटा इंडिया अभी भी ले सकते हैं। ये लेवल क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक अच्छा बड़ा अपमूव देखने मिलेगा 1740 तक के लेवल्स के लिए। सो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, बाटा इंडिया अभी भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये 1645 के करीब लेके चले। ठीक है, बाटा इंडिया इसे आप अपने रडार पर रखना चाह रहे हैं। एक बार प्रशांत से डिस्कस करते हैं। प्रशांत, ये मूव एंटिसिपेटेड थी, सुब्रोस में 13% की मूव है, लेकिन ये जब चलता है तो सिर्फ एक दिन नहीं चलता है। क्या इस रैली में कुछ और लेग्स हैं, इन लेवल्स पर भी ऐड करना फायदेमंद होगा? प्रियंका, एक बहुत बड़ा इमोशनल गैप अप नजर आ रहा है, तो इस लेवल पे तो एंटर नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। बट इनफैक्ट मेरी सलाह होगी, जिनके पास पोजीशन है वो प्रॉफिट मान ले या ट्रेल करे। ट्रेल आपको करना होगा 495 के स्टॉप लॉस से, और ये जो गैप बनी हुई है जो परसों की क्लोजिंग थी, तो आपको अगर ये स्टॉक 480-85 के जोन में मिले तब आप इसमें डिप पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल करंट लेवल 495 से ट्रेल कीजिए। थोड़ा डिप मिले तो ऐड करें, क्योंकि थोड़ी रैली आपको इस स्टॉक में अब भी दिख सकती है। जो ये न्यूज़ आई है जिस पेस पे, पहले भी जब ये न्यूज़ आई थी तब बहुत चला था, पूरे हफ्ते इनफैक्ट आपको याद होगा मूव थी, लेकिन ऑफ कोर्स इस लेवल पर ऐड करने की सलाह नहीं दे रहे हैं प्रशांत। लेकिन मेटल स्टॉक्स को कैसे इस वक्त अप्रोच करना चाहिए? लास्ट वीक भी और ये अंडर परफॉर्मर रहे हैं, ज़्यादा चले भी नहीं है, लेकिन अब जब चलना शुरू हुए धीरे धीरे मूव आपको स्टील काउंटर्स और एल्यूमिनियम काउंटर्स भी लास्ट वीक दिखी थी। नाल्को सेल जैसे काउंटर्स आज भी थोड़े तेज हैं, हालांकि JSW स्टील, टाटा स्टील, इनमें भी पिछले हफ्ते मूव थी। क्या मेटल काउंटर्स में सोनी आपको कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है जो आप एक पोजिशनल व्यू के साथ टारगेट ऐड करना चाहेंगे? हम देख सकते हैं तो टाटा स्टील अच्छा लग रहा है। 127 का एक अच्छा सपोर्ट है। 127 सपोर्ट के साथ आप इसको करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 134। 134 के ऊपर सस्टेन करते ही वो 138, 140 के लेवल्स पे जाएंगे। सो 130, 130.5 अभी जो करंट रेट चल रहा है इसी लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। 127 स्टॉप लॉस, 134, 138 टारगेट। टाटा स्टील और सेल दोनों की ही आपने यहाँ रिकमेंडेशन दी, यानी स्टील काउंटर्स मेटल में सोनी को पसंद आ रहे हैं। लेकिन SIP करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे निवेशकों के लिए जो छोटी कैपिटल के साथ हर मंथली एटलीस्ट SIP को और इंकरेजमेंट मिलेगी, सेबी का एक और ऐसा इंकरेजिंग स्टेप हो रहा है। आप 250 रुपए की मंथली SIP भी कर पाएंगे और इस प्रस्ताव पर सेबी विचार कर रही है। डिटेल्स एक बार अंकुर से समझते हैं। अंकुर। जी हाँ, सेबी बिल्कुल विचार कर रहा है कि 250 रुपए की SIP लाई जाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। हालांकि हम यहाँ पे ये भी साफ कर दें कि ये जो आइडिया है वो सिर्फ डिस्कशन स्टेज में है, इंडस्ट्री से बातचीत चल रही है कि जो डेटा है उस पर उसका असेसमेंट हो रहा है कि अगर 250 रुपए की SIP कर दी जाए 500 रुपए की बजाय तो क्या इम्पैक्ट होगा, वो पूरी स्टडी की जाएगी और उसके बाद ही जो रेगुलेटर है वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस अगर उसको उचित लगेगा तो लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से इस पे चर्चा हो रही है। जो सूत्रों से हमने बात की वहां पर यही बताया गया कि HUL का सैशे मोमेंट हो सकता है कि जो आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज बढ़ाई तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट अंडर मैनेजमेंट और भी बढ़ सकते हैं। अभी के हम करंट डेटा की बात करें तो 50,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो लेटेस्ट मंथ में रिलीज हुआ है, और साथ ही साथ अगर हम SIP की बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो पार किया है। पहली बार ऐसा हुआ है। और अब अगर सेबी विचार कर रहा है कि SIP की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको घटाया जाए तो आगे जाके रिटेल निवेशकों के लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, अभी तो बातचीत हो रही है, जैसे थोड़ा और इसमें खबर आएगी आपके सामने और क्लियर कर देंगे, लेकिन ये बातचीत का एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए आपके सामने अंकुर ने जानकारी रख दी है। एक और शेयर है, थोड़ा छोटा कैटेगरी का शेयर है, 20 रुपये का येस बैंक। एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाएंगे। पिछले 2-4 दिनों से ना इसके अंदर कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ी हैं। एक बार ज़रा दिखाइए। तो 20 रुपये 60 पैसे का चल रहा होगा येस बैंक। थोड़ा मैं पोर्टफोलियो के हिसाब से इसमें जानना चाहता हूँ। काफ़ी लोग हैं भी और कुछ लोग आए भी हैं नए। हाँ, तो सर 24 रुपये तक आ जाएगा ये? 24 रुपये कहने का मतलब 20% चलेगा।
तो 20% चलने के चांसेस हैं कोशिश के? चांसेस तो डिम्पी हैं इसके। मोमेंटम इंडिकेटर्स को सेटअप कर रहे हैं कि ब्रेकआउट के कगार पे है। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से 21 क्रॉस होगा तो आपको यहाँ पे और तेजी लौटते हुए दिखेगी, 24 तक ये जाते हुए दिखेगा। बट ये उन्हीं ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के लिए है जो या तो इसमें एग्जिस्टिंग पोजीशन लेके ऑलरेडी बैठे हैं या थोड़ा सा रिस्क लेके चल सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे सप्लाई प्रेशर भी बना रहेगा। बैंकिंग क्षेत्र से अगर आपके पास विकल्प जो हैं, चॉइसेस जो हैं, ये काफी सारी हैं। पीएनबी देख ले अगर आप छोटा टिकट साइज इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हो तो, या बड़े में कैनरा बैंक हैं और एचडीएफसी भी अच्छा कर रहे हैं। सो पॉइंट इसकी यहाँ पे विकल्प आपके पास काफी हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पर्टिकुलरली या तो अग्रेसिव ट्रेड लेके चल रहे हो या उनकी एग्जिस्टिंग पोजिशन हो। तो 24 तक इस रैली में जाने का दमखम ये बिल्कुल रखता है। बट आई थिंक दैट विल टर्न आउट टू बी a lot of exit opportunities for a lot of investors. ठीक है, डन।